देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे और जिसमें काफी सारे मेथड्स थे। मेथड्स का नाम भी मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो। हम लोगों ने ये एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों तरीके से ही सीख लिया था। सिंपल एवरेज मेथड कब अप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब प्रॉफिट में ट्रेंड होता है तो वेटेड एवरेज इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। अगर कोई ट्रेंड नहीं होता है, इन दैट केस सिंपल प्रॉफिट जो है सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड भी हम लोगों ने किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एन्युटी मेथड। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ तक कंप्लीट किया था, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। ये कौन सा वाला है, सुपर प्रॉफिट। हाँ, ये वाला हम लोगों ने किया था। अच्छा, एन्युटी मेथड ये जो आगे है तो ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी वाला करेंगे। एन्युटी मेथड जो है ये एक वन एंड ओनली मेथड है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जैसे देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, इसका मतलब हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं 3000। मतलब ये पॉइंट हम पढ़ के समझाएंगे, लेकिन ये टेबल को पहले रीड करके देखो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 से लेके 5 ईयर तक का डेटा दिया हुआ है। किस चीज का? सुपर प्रॉफिट का। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अगर किसी के बिजनेस में गुडविल है तो गुडविल के दम पे वो बाकी लोगों से सेम सेक्टर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है वही उसका सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जब सेम सेक्टर में रह के कोई ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो कितना है सुपर प्रॉफिट? जिसका भी सुपर प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करके दिया है, सुपर प्रॉफिट है पर ईयर 3000 3000 3000 3000 3000। और ये सुपर प्रॉफिट कब तक इन्हें लग रहा है कि ऐसा अर्न हो सकता है? तो इन्हें लगता है कि 5 साल ऐसा हो सकता है, 5 साल का सुपर प्रॉफिट दिखाया। लेकिन यहाँ पर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात कर रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ईयर 1 में जो 3000 का वैल्यू है, ईयर 2 में वो नहीं होगा। मतलब सीधा सा बात ये है कि आज से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, जैसे पहले 5 पैसा भी आता था, मतलब तुम लोगों ने नहीं देखा हो, ठीक है, 20 पैसे भी आते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब क्यों, ये सब जो है ये सब का वैल्यू आज के डेट पे 0 हो गया। आज कहीं पर भी 5 पैसा लेके हम लोग जाते हैं तो क्या कुछ हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। 20 पैसे से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका परचेसिंग पावर 0 बन चुका है। ठीक है, लेकिन बहुत पहले 5 पैसे का परचेसिंग पावर था, तभी तो वो था, वैलिड था। ठीक है, 5 पैसे से कुछ मिलता था, 20 पैसे से भी मिलता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट पे तो ऐसा हालत है कि 1 रुपए में भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज हो रहा है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, मतलब ये मेथड हमें ये बोलना चाह रहा है कि 3000 आज के डेट पे जो वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर 3000 का वैल्यू वो नहीं होगा। जैसे मान लो आज अगर किसी को 500 रुपए मिल रहा है, ठीक है, मान लो आज किसी को 500 रुपए मिल रहा है, अगर मान लो कोई वेजिटेबल खरीदने जा रहा है, ठीक है, 500 रुपए लेके, तो उसमें वो जितना सारा वेजिटेबल ला सकता है, आफ्टर 1 ईयर हो सकता है कि उससे कम ही लाएगा। ठीक है, हो सकता नहीं, कंफर्म कम ही होगा। तो 500 रुपए में उतना नहीं आएगा, मान लो उसे 600 रुपए लेके जाना पड़ेगा सेम क्वांटिटी में वेजिटेबल लाने के लिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 500 रुपए का आज का जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर वो नहीं रहेगा, उसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। मतलब हमें सेम क्वांटिटी का चीज खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो बाकी सारे मेथड में ना ये ड्रॉबैक है, कहीं भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे का जो वैल्यूएशन है समय के साथ साथ कैसे चेंज होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, जो कि सिर्फ एन्युटी मेथड करता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड है ना, मतलब ये 2 बार लिख दिया है बाई चांस। ठीक है, तो मेजर ड्रॉबैक जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड का वो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब
कैसे कंसिडर नहीं किया जाता है, हम लोग ये बताते हैं कि ये प्रॉफिट हम लोग लगातार 3000 करके 5 साल तक देखते जाएंगे। लेकिन ये तो सोचो, आज जो 3000 का वैल्यूएशन है, नेक्स्ट ईयर वो 3000 जो है वो नंबर में तो 3000 दिख रहा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा, वैल्यूएशन लगातार डिक्रीज होते जाएगा। अगर ईयर 1 में किसी का प्रॉफिट 3000 और ईयर 5 में भी 3000 है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये 3000 का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर 3000 का वैल्यू का मतलब अलग हो गया। जैसे आज अगर किसी के पास 1000 रुपए है और 5 साल बाद भी अगर 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का परचेसिंग पावर 5 साल में कम हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। वही बोल रहा है कि यहाँ पर मेजर ड्रॉबैक ये जो कि एन्युटी मेथड वाला है, ठीक है, एन्युटी मेथड में ये मेजर ड्रॉबैक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, उसे कंसीडर किया गया है। मतलब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इस पॉइंट को कंसीडर किया गया है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये देखो कैसे कंसिडर किया गया, यहाँ पर देखने से समझ में आएगा। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्नड इन 5 years, स्टिल नो डिवैल्यूएशन वाज डन ऑन द वैल्यू ऑफ मनी फॉर द टाइम डिफरेंसेस। बोल रहा है ठीक है 3333,000 मान रहे, लेकिन ये तो सोचो कि पैसे का वैल्यूएशन कम होते जाएगा, तो ये 3000 का जो परचेसिंग पावर है, ये सारे 3000 का परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये हमें समझना चाहिए। ये हमें कौन समझाता है? एन्युटी मेथड समझाता है। एन्युटी मेथड में क्या करना है, इनफैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे जब हमें पैसा मिलता है, इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब वही कि जो मतलब इन्फ्लेशन वगैरह जैसा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा उस पैसे का वैल्यूएशन होता है। आज हमें कोई 3000 रुपए दे रहा है, 5 साल बाद 3000 रुपए दे रहा है, तो दोनों में फर्क होता है। इफ यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि 15% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मतलब 15% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हो जाता है कि अगर यहाँ पर देखो ये 15% इंटरेस्ट रेट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, देन डिस्काउंटेड, हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा। हम बताते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट टू बी अर्न इन डिफरेंट फ्यूचर ईयर्स विल बी एज फॉलोज। मतलब ये देखो यहाँ पर बोल रहा है, सपोज ये जो 15% है, 15% मतलब 15/100 होता है, ठीक है। 15/100 एक बार कैलकुलेटर पे करके दिखाते, देखो कितना होता है, यहाँ पर करके दिखाते। 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये कितना निकल के आया? 0.15 प्लस 1 डिवाइड इक्वल, हम समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये कितना निकल के आ रहा है? 8696। तो ये देखो 8696, ये कैसे आया हम बताते हैं, देखो कैसे आया। मैंने क्या किया, पहले 15 डिवाइडेड बाई 100 किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। देखो मैंने पहले क्या किया, 15 डिवाइडेड बाई 100 किया, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 100 करने से क्या आया? 15 डिवाइडेड बाई 100 करने से मेरा जस्ट पॉइंट में वैल्यू निकल के आया 0.15, ठीक है, 0.15। अब यहाँ पर इसे हम लोग 100 पे काउंट कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि आज अगर 1 रुपए किसी चीज का वैल्यू है, तो उसका नेक्स्ट उस पे इन्फ्लेशन क्या लगेगा, मतलब परचेसिंग पावर कितने से डाउन होगा? इंटरेस्ट रेट जितना है। मतलब आज 1 रुपए में जो मिलेगा, नेक्स्ट उसे लेने के लिए 1 प्लस 0.15 यानी 1.15 हमें देना पड़ेगा, ठीक है। बात को समझो। 15% इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि वैल्यूएशन जो है 0.15 करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज जो चीज हम लोग 1 रुपए में खरीद सक रहे हैं, नेक्स्ट हमें इसे खरीदने के लिए पर एनम है ये इंटरेस्ट रेट, तो नेक्स्ट ईयर इसे खरीदने के लिए 1.15 हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना करके हमारा 0.15 करके जो है कम होते जा रहा है पैसे का वैल्यूएशन, अगर 15% रेट है। तो ये तो एक एजम्पशन है, ठीक है, कुछ भी रेट हमें क्वेश्चन में दे सकता है। अगर 15% है तो ये कुछ इस तरह से होगा 1.15, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, अब हम ऐसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.15, देखो कितना निकल के आया। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करने से 0.86 ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का मतलब ये होता है कि 1 रुपीज का परचेसिंग पावर आगे जाके 1.15 हो जाएगा, ठीक है। जो 1 रुपीज का परचेसिंग पावर है वो आगे जाके 1.15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 1 रुपए का अगर परचेसिंग पावर हमारा इतना हो जाएगा, मतलब सीधा सा बात है कि 0.869 ये फैक्टर हो गया, मतलब इसे मैथमेटिकली ट्रांसफर करने पे ये फैक्टर हो गया। तो ये अगर फैक्टर हो गया है तो 3000, ये 1 रुपीज का फैक्टर हुआ, तो 3000 का कितना होगा?
होगा इंटू 3000, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू निकल के आएगा, ये वाला 2608, ठीक है, 2608 ये वाला वैल्यू निकल के आ गया, ये रहा 2608, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि ये 3000 का आज का वैल्यू क्या है, ये 3000 का आज का वैल्यू क्या है, ये 3000 के आज के वैल्यू क्या है, ये 3000 का आज का वैल्यू क्या है, ये 3000 का आज का वैल्यू क्या है, इस तरह से निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर इस तरह से होगा, जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा ना, उस हिसाब से हमें फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 15% दिया हुआ था, तो ये देखो हम लोगों ने ये निकाल लिया। ये कैसे निकलेगा, ये इस तरह से निकलेगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा, तो उसमें ये ऐसे कर सकते हो, देखो 1.15, इसका एक शॉर्टकट भी मैंने दिखाया। ये देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग इक्वल करते हैं, देखो इक्वल करते हैं तो यहाँ पर दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर का। फिर इक्वल करोगे थर्ड ईयर का आ जाएगा, ये देखो 657, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में इक्वल करते जाओगे थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिर इस तरह से आते जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1.15 एक बार, फिर इक्वल करोगे तो दो बार, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.15 का स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.15 एंड अगेन 1.15, ठीक है। वो कैलकुलेटर में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है और इस तरह से डिवाइड होते जाता है। तो टोटल फैक्टर ये निकल के आ रहा है, ठीक है। फैक्टर नॉर्मली तुम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में दे देता है, वो एफएम में जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब करते हो, या फिर मैथ जिन लोगों का है जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करोगे, तो वहां पर हम सिखाएंगे कि कैसे करके होता है। अभी जस्ट कंसेप्ट समझो कि ये बताया जा रहा है कि 1 रुपए का वैल्यू ये धीरे धीरे 15% जो है डिस्काउंट फैक्टर में ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है। तो टोटल फैक्टराइजेशन ये हो गया, मतलब 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके 5 रुपया जो हो रहा है, जो हमें दिख रहा है 5 रुपीज, वो एक्चुअली उसका वैल्यू अगर हम लोग आज के डेट पे निकाले तो वो 3.3522 हो रहा है, ठीक है। तो ये 3.3522 ये टोटल फैक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, जिस तरह से पैसे का वैल्यू कम होते जा रहा है, कम हो रहा है बोल के इसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से देखें तो 3000 कितना बार है, 5 बार है, तो ये 15,000 होना चाहिए। लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने के बाद हम लोगों को दिखा ये वैल्यू इतना है, तो यही बोल रहा है अंडर एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट बिकम्स इतना। सुपर प्रॉफिट का टोटल वैल्यू इतना निकल के आ रहा है, ना कि इतना, ठीक है। 15,000 नहीं होना चाहिए, एंड नॉट 15,000 एज was done under super profit method, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल, अगर हम लोग टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करते तो हम लोग बोलेंगे अच्छा 15,000 है सुपर प्रॉफिट। लेकिन अगर टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करते हो कि पैसे का परचेसिंग पावर तो कम होते जाएगा, तो कितना परसेंट में कम हो रहा है, अगर हमें वो रेट दे दिया है तो डिस्काउंट करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि कितना कम होगा। ये रेट के हिसाब से ये 15,000 जो है एक्चुअली इसका वैल्यूएशन है 10,056.60 रुपीज, ठीक है। तो एन्युटी मेथड मेनली हमें क्या करके देता है, ये कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करवाता है कि हाँ टाइम वैल्यू मनी भी एक फैक्टर है। ऐसा मत सोचो कि 3000 3000 3000 तो 3000 करके जो भी चल रहा है वो मेरा एग्जैक्ट परचेसिंग पावर देगा, नहीं देगा, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाएगा ये 3000 का वैल्यूएशन कम होते जाएगा। अब कितना कम होगा, हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 15% करके कम होते जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपए का वैल्यू इतना, उसके बाद और भी कम हो जाएगा, 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 इस तरह से 15% डिस्काउंटिंग रेट में। तो अगर यहाँ पर 1 रुपए का वैल्यू पहले साल इतना है तो 3000 का उसके हिसाब से कितना होगा, इतना। 1 रुपए का वैल्यू सेकेंड ईयर अगर गिर के इतना हो जाता है तो 3000 का कितना होगा, इतना, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वैल्यू हमारा यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो एन्युटी मेथड बेसिकली हमें क्या बता रहा है, एन्युटी मेथड बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कैसे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है द वर्ड एन्युटी इज यूज्ड टू मीन आइडेंटिकल एनुअल अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आइडेंटिकल होगा तभी हम लोग जो है डिस्काउंट रेट लगा के निकाल सकते हैं। सो फॉर डिस्काउंटिंग इट इज पॉसिबल टू रेफर टू एन्युटी टेबल एज पर एन्युटी टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 इयर्स। ये टेबल हमें क्या बताया कि 1 रुपया, ये 1 रुपये का डिस्काउंटिंग बताया, 1 रुपये का अगर इतना है तो 3000 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकालें। तो 1 रुपये का डिस्काउंटेड वैल्यू 15% रेट में
कितना निकल के आ रहा है टोटल 3.3522। ठीक है, अगर हम लोग हर साल के एंड में, ठीक है, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में अगर एक एक रुपया करके रिसीव करते हैं तो उसका आज का वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे ये 2023 चल रहा है, 2023 के एंड में, जैसे मान लो दिसंबर में मुझे अगर 1 रुपया मिलता है तो 2023 के जैन में एकदम स्टार्टिंग में उसका वैल्यूएशन क्या है वो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वही निकाला जा रहा है 15% इंटरेस्ट पर एनम, ये 3.3522 होगा। अब डिस्काउंट रेट जैसा होगा कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर वैसा आएगा। सो वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी ये हो रहा है 10,56.60 रुपीज। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आएगा, ना कि 15,000 कैलकुलेट होके आएगा। तो एन्युटी मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसका हम लिख देते हैं। एन्युटी मेथड में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन्युटी मेथड में कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर गुडविल इक्वल टू आ जाएगा। मतलब एक्चुअली पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये देखो जैसे यहाँ पर क्या निकाला है, ये सुपर प्रॉफिट का वैल्यू निकाला है, फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, ये सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर निकल जाएगा। और जो मतलब सुपर प्रॉफिट पर एनम, ठीक है, ये देखो सुपर प्रॉफिट पर एनम इनटू एन्युटी फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, गुडविल निकालने के लिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड पे जैसे होता है गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकाल लेंगे ये वाला, ये जो है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो भी निकल के आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्वेश्चन है तो। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि कैसे करके सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी पॉइंट को समझने के लिए। क्या दिया है, कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जो भी मैंने सिखाया कि हम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या दे रखा है, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65,000। मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है ये हमें बता रखा है, कितना बता रखा है, आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह सारा चीज पेमेंट हो गया है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट। ठीक है, इसे स्मॉल मतलब समरी करके पैट बोला जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला है एक्सपेक्टेड 12% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1, ये देखो कैलकुलेट करके दे देगा, तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा अकाउंट्स में, लेकिन मैथ में हम सिखाएंगे कैसे करके होगा। जो लोग एफएम में करते हो जिनका है, ठीक है, तो वो एफएम में करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, अकाउंट्स में नॉर्मली कैलकुलेट करके दे देगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता। अगर जरूरत है तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया, ये जैसे 12% है ना, ऐसे करना पड़ेगा। 12 डिवाइडेड बाय 100 पहले करोगे प्लस 1 करोगे 1.12। ठीक है, तो 1.12 ऐसे कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, तो पहला वाला फैक्टर निकल जाएगा। ऐसे करके कितने बार करने बोला है, 5 बार करने बोला है, तो पहला वाला फैक्टर कितना आ रहा है, ये देखो 0.8928। ठीक है, 285 है, 29 ले लो, 4 डिजिट लोगे हो जाएगा। 5 बार बोला है, इक्वल दबाओगे दूसरा वाला मिल जाएगा 0.7972। ठीक है, 19 है, दूसरा मिल गया। तीसरे के लिए ये वाला 0.71178, मतलब 8 कर दिया, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ, ये धीरे धीरे देखो वैल्यू कम होते जा रहा है, 63551 ये हो गया। एंड लास्ट ये वाला, तो ये हो गया 0.5674। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, सारे फैक्टर का टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू पुट करते हैं 0.8929। ठीक है, प्लस 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674। ठीक है, ये देखो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3.6048। ये देखो
सेम आ रहा है, ये देखो 3.6048, हम यहाँ पर लिख ले 3.6048 ताकि मैच करने में तुम लोग को आसानी हो जाएगा। ये देखो 3.60, तुम लोग सोच रहे हो 4776 है, मेरा तो 48 आया, वो तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से, क्योंकि मैंने 4 डिजिट लिया है। अगर 4 से ज्यादा लोगे तो यही वाला पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना पड़े तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। वैसे अकाउंट्स में जरूरत नहीं होगा कैलकुलेशंस का, फिर भी मैंने बता दिया। तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट ये बताया, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है और उसमें एन्युटी को भी कंसीडर करना है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। तो अगर लास्ट दिन का तुम लोग को कंसेप्ट याद है, सुपर प्रॉफिट का मतलब है सेम सेक्शन में अगर कोई काम कर रहा है, या सेम इंडस्ट्री बोलो, सेम पैटर्न में काम बोलो, ठीक है, फिर भी कोई किसी से ज्यादा कमा रहा है तो वो होता है उसका गुडविल, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर बोल रहा है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जिनका गुडविल का बात हो रहा है, एनुअल वो अपना प्रॉफिट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65,000। लेकिन नॉर्मली इस बिजनेस का रिटर्न है 12%। जो बिजनेस करके 65,000 एनुअल प्रॉफिट कमाया जा रहा है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से, उनका नॉर्मल रिटर्न है 12%। नॉर्मल रिटर्न 12% का मतलब ये बिजनेस कोई भी अगर मार्केट में करेगा तो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने पे 12 रुपीज कमा लेगा, क्योंकि 12% पर एनम का मतलब तो वही होता है 12/100। और ये किस चीज के लिए बोला है, रिटर्न। तो 12 क्या है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। रिटर्न का मतलब हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके। तो ये क्या हो गया, कैपिटल बोल लो या फिर इसे इन्वेस्टमेंट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल रिटर्न अगर 12% है तो 4 लाख रुपीज अगर कोई बिजनेस में लगाता है, जो कि लगा के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन 65,000 कमा रहा है, तो कोई भी अगर 4 लाख रुपीज लगाएगा तो वो कितना कमाएगा, बोलो। कोई अगर 4 लाख रुपीज मतलब बिजनेस में लगाएगा तो वो कितना कमाएगा, क्योंकि हमें तो सुपर प्रॉफिट निकालना है ना। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब जिनका बिजनेस का गुडविल है उनका प्रॉफिट कितना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लोग कितना कमा सकते हैं अगर ये सेम बिजनेस करें। और इसमें अगर आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू ज्यादा होने से आएगा, तभी वही मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, मतलब जिनका गुडविल है। तो मुझे ये बोलो कि जो जो भी कोई ये बिजनेस करने के लिए जाएगा मार्केट में, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे वो कितना कमा लेगा, बोलो कितना कमाएगा, कोई तो बोलो कितना कमाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि 4 लाख लगा के, सारा चीज तो बता ही दिया मैंने, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तुम लोग। 4 लाख लगाया गया है बिजनेस में, 4 लाख लगा के कोई 65,000 कमा रहा है, लेकिन मार्केट में इस बिजनेस का रिटर्न है 12%, तो नॉर्मल लोग कितना कमाएंगे। मैंने ऐसा कुछ टफ तो पूछा नहीं है, बोलो नॉर्मली लोग कितना कमा लेंगे, कोई भी बोलो ना। नॉर्मली लोग कितना कमा लेंगे, अगर 4 लाख लगाएंगे तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस पे नॉर्मली लोग कितना कमा लेंगे। 48,000। 48,000, ठीक है। नॉर्मली लोग 48,000 कमा लेंगे। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे बोलो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, जबकि ये तो 65,000 कमा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो 65,000 कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, वही उसका सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, ये देखो, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये नया कोई चीज नहीं है, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब ही एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, एक ही बात है। एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट या एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब हो गया एनुअली जो प्रॉफिट मेंटेन किया जाता है वो है 65,000, ठीक है। और हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अपना नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मली लोग कितना कमा सकते हैं। तो नॉर्मल रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि मैंने बोला, और कितने रुपीस पे कमाएंगे वो हमें कैपिटल भी गिवन रहेगा। तो ये हो गया 48,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, सिंपल। सुपर प्रॉफिट ये दोनों का डिफरेंस होगा, और ये दोनों का डिफरेंस निकल के आता है ये कितना हो जाएगा, 65 माइनस 48, तो ये हो गया 17, ठीक है। इनका सुपर प्रॉफिट हो गया 17,
17,000। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो सुपर प्रॉफिट तो निकल के आ गया, लेकिन हमें क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेट गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। लेकिन हमें बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 ईयर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इनका जो है एन्युटी फैक्टर दे रखा है। मतलब 1 रुपए का वैल्यू, 1 रुपए अगर हमें 5 साल तक मिल रहा है तो वो 5 रुपए काउंटिंग में हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन में वो 3.604778 होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट का भी वैल्यू निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का यहाँ पर वैल्यू ऐसे निकल के आएगा, यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी of 1 for 5 year at the rate of 12% interest is, यहाँ पर दे रखा है 3.604 ठीक है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी को 5 रुपए, 1 रुपया, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ 1 रुपया मिलेगा, इस साल के एंड में 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 1 रुपया मिलेगा। हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमें वो बता तो दिया जा रहा है कि आपको 1-1 रुपया मिलेगा। जैसे मान लो कोई तुम लोग अगर जो है रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अगर करते हो कभी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो सेम अमाउंट हमें डिपॉजिट करते जाना पड़ता है, चाहे वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। एन्युटी का मतलब ही है जब इक्वल अमाउंट हम लोग किसी को दे रहे हैं या किसी से हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये कौन सा है, ये 5th ईयर के एंड में 1 रुपीज, इसका आज का वैल्यू क्या है। ये 4th ईयर के एंड का 1 रुपीज, इसका आज का वैल्यू क्या है। ये 3rd ईयर का, इसका आज का वैल्यू क्या है। सेकंड का आज का वैल्यू क्या है। फर्स्ट का आज का वैल्यू क्या है, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। इसे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो वो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.604776। ठीक है, हम लोग इसको यूज करके निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी of 17,000 for 5 year at the rate of 12% interest is, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए का 5 साल में इतना हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू 17,000 रुपीज का 5 साल में कितना होगा। तो 1 रुपए का अगर इतना है तो 17,000 का ज्यादा होगा, तो 17,000 इंटू 3.604776। ठीक है, तो 17,000 इंटू 3.604776, तो ये निकल के आ रहा है 61,281। ठीक है, 61,281.192। ठीक है, अप्रोक्स कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यू ही तो अप्रोक्सीमेशन पे है, तो ये इतना निकल के आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 17,000 रुपीज करके सुपर प्रॉफिट अगर हमें 5 साल तक मिलता जा रहा है तो उसका वैल्यू ये निकलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने गुडविल नहीं निकाला, हम लोगों ने क्या निकाला है, हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करके देना है, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ गुडविल सॉरी सुपर प्रॉफिट को निकाला है एन्युटी मेथड में। मतलब सुपर प्रॉफिट यहाँ निकाला था क्योंकि हमें एन्युटी मेथड फॉलो करने बोला है, तो हम लोग ये वैल्यू को सुपर प्रॉफिट मानेंगे। तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो इसके जगह इतना हो गया एन्युटी मेथड पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इसका क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। गुडविल ऐसे करके कैलकुलेट होगा। तो गुडविल के लिए क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं किया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग ये वाला चीज फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करेंगे। हम समझा देते हैं कैसे होगा। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनका है 17,000, अगर हम लोग एन्युटी फैक्टर कंसीडर करते हैं तो इतना, अगर नहीं करते हैं तो इतना। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 17,000 कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, वो कमाने के लिए किसी को वो पैसा देना पड़ेगा उतना। मतलब बात समझो, लास्ट दिन जब मैंने सुपर प्रॉफिट समझाया था तो ये यहाँ पर भी सेम वैसा ही एग्जांपल है। सुपर प्रॉफिट में बोल रहा है कि कोई 17,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है लेकिन बाकी लोग नहीं कमा रहे, तो बाकी लोगों को वही 17,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए उनको और भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उनको और भी पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा एडिशन
कैपिटलाइजेशन करने से वो 17,000 कमा सकते, जो कि वो गुडविल से कमा रहे। ये देखो मैंने बताया था ना सुपर प्रॉफिट मेथड में, ये देखो इनके पास 10 लाख है, इन्होंने भी 10 लाख लगाया था, इन्होंने भी 10 लाख लगाया था, लेकिन ये कमा रहे 120, ये कमा रहे 1 लाख, ठीक है। तो इनको अगर 120 कमाना है तो इन्हें 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 2 लाख ही जो हो गया एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख जो देना पड़ेगा, वही 2 लाख इनके पास गुडविल है, जो कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं करके गुडविल यानी एक इंटेंजिबल एसेट को यूज करके वो कमा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करो तो क्लियर हो जाएगा। देखो हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। सुपर प्रॉफिट एक बार अगर हम एन्युटी फैक्टर को हटाते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में हमारा एन्युटी फैक्टर नहीं होता तो सुपर प्रॉफिट कितना होता, 17,000, ठीक है। हम इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो मुझे नॉर्मली मार्केट में कोई भी ये बिजनेस करने जाएगा तो उसे 12 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाना पड़ेगा। फॉर 12 रुपीज 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे पता चल रहा है, ये देख, ठीक है, ये देख के पता चल रहा है कि नॉर्मल कोई भी इंसान को अगर इस बिजनेस में 12 रुपीज अर्न करना है तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर अर्न करना है 12 रुपीज, ठीक है, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 100 रुपीज। तो 1 रुपीज अर्न करने के लिए कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। तो 17,000 रुपीज अगर अर्न करना है पर ईयर, है ना, ये भी तो पर ईयर है, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 17,000 करने से हमें पता चल जाएगा कि 17,000 अर्न करने के लिए इनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो 17,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकल के आ रहा है कुछ इतना, ठीक है, 141,666, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 141,666 है, तो ये ऐसे लिख देते हैं 141,6, 3 बार 6 है, मतलब 7 कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने 7 लिख दिया। तो ये एक बार चेक कर लेते कितना आ रहा है फिर से, 17,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, हाँ 1,41,667, ठीक है। तो 1,41,667 ये हो जा रहा है हम लोगों का कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर हमें 17,000 करके प्रॉफिट कमाना है तो हमें इतना और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हम लोगों का जो है गुडविल निकल के आ गया। इसका मतलब जो प्रॉफिट मार्केट में लोग कमाते हैं उनके लिए, मतलब अगर किसी को 65,000 कमाना है तो 4 लाख लगाने से वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास गुडविल नहीं है। तो उनको कितना लगाना पड़ेगा, 4 लाख प्लस दिस अमाउंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 लाख लगा के 65,000 कमा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोग तो 4 लाख लगा के 12% के बेसिस पे 48,000 ही कमाएंगे। और उनको अगर इतना कमाना है, क्योंकि हमें इसी तरह से कैलकुलेट करना है, अगर उनको 65,000 कमाना है बाकी लोगों की तरह, तो कितना लगाना पड़ेगा, तो 4 लाख तो उन्होंने भी लगाया होगा, तो एक्स्ट्रा जो कमाया जा रहा है उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा, इतना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया जा रहा है इसे ही हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला कि इतना हमें अर्न करने के लिए इतना कैपिटल और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वही अमाउंट इसका गुडविल निकल के आएगा, जो कि मैंने लास्ट दिन मेरे एक छोटे से एग्जाम्पल से तुम लोगों को करके दिखाया था, ठीक है। ये गुडविल का वैल्यू निकल के आया। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, और भी क्वेश्चन आएगा तो देख लोगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन बेसिस बोला है, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर समझाया भी कि कैपिटलाइजेशन बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे होता है। फिर भी यहाँ और एक क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। Let us suppose capital employed by a partnership from 1 lakh and its average profit is 20,000। मतलब ये कौन सा मेथड होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट है 20,000 एक पार्टनरशिप फर्म का, जो लोग कैपिटल लगा रखे बिजनेस में 1 लाख। नॉर्मल रिटर्न बोल रहा है 15%, हमें बोल रहा है कि गुडविल निकाल के बताओ, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर मेथड का नाम लिखते हैं, capitalization of super profit, sorry, capitalization of average profit, capitalization of average profit मेथड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लैंग्वेज देखो, यहाँ हमें क्या करना था,
सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना था कि इतना सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल देना पड़ेगा, और ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल इंप्लॉयड है 1 लाख, ये देखो कैपिटल इंप्लॉयड है 1 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 20,000। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो नॉर्मली कोई भी लोग कमा सकता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इनका है 20,000, सॉरी ये एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो पार्टनरशिप फर्म का बात हो रहा है, उन्होंने 1 लाख लगा के 20,000 कमाया है। नॉर्मल रिटर्न लेकिन 15% है, नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न है 15%, मतलब मार्केट में इसका 15% रिटर्न है। मतलब नॉर्मल कोई भी बिजनेस करने जाएगा और वो 1 लाख लगाएगा तो वो 15,000 अर्न करेगा, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न है 15,000। एवरेज का मतलब ही होता है, एवरेज प्रॉफिट बोलो या एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट बोलो या एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, ये उस फर्म के लिए बताया जा रहा है जिसके पास गुडविल है, ठीक है। और नॉर्मल का मतलब जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो नॉर्मल रिटर्न है 15%, ठीक है। और जबकि ये लोग 1 लाख लगा के 15% ही अगर कमाते तो 15,000 कमाते, कमा कितना रहे 20,000 कमा रहे, एक्स्ट्रा कमा रहे, ठीक है। लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें करके दिखाना है यहाँ पर मेथड जो है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना हमें कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, या फिर इसका मतलब ही होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एक ही बात है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है ये देखो, यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 15 रुपीज के लिए 100 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 1 के लिए कितना 100/15, तो 20,000 के लिए कितना 100/15 इंटू 20,000, क्योंकि 20,000 नॉर्मल रिटर्न नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं कि 20,000 अर्न करने के लिए हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो 100 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, लगभग कितना 1,33,333, 1,33,333, ठीक है। इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आएगा 1,33,333, ठीक है, इतना। लेकिन इन्होंने कितना बिजनेस में कैपिटल लगाया 1 लाख, ठीक है। देखो बाकी लोगों को 20,000 कमाने के लिए इतना लगाना पड़ेगा, जबकि इनको 20,000 कमाने के लिए 1 लाख लगाना पड़ा। तो इन्होंने जितना भी कम लगा के 20,000 कमाया है वही इनका गुडविल है। तो इनका गुडविल कितना हो जाएगा, इनका गुडविल हो जाएगा डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। तो गुडविल कितना हो जाएगा 1,33,333 माइनस 1 लाख, ठीक है, माइनस 1 लाख। तो ये हो जाएगा 33,333। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो, गुडविल मतलब नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल मतलब एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूला तो हम लिखवा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले कंसेप्ट हमें समझना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ अगर देखें तो ये देखो इनका कैपिटल ये देखो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाला जाएगा, ये देखो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कैपिटल एक ही बात है, ठीक है। ये कैसे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर। तो ये क्या कैसे निकाला मैंने, ये देखो ये क्या है एवरेज प्रॉफिट 20,000 क्या है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई बोल रहा है कि एनआरआर, एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 15% है। तो डिवाइडेड बाई 15% करके देखो सेम आंसर आएगा, ठीक है, एनआरआर फॉर्मूले के हिसाब से। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 डिवाइडेड बाई अगर तुम लोग 15% करोगे, चेक कर लो ना कैलकुलेटर पे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तुम लोग को कंसेप्ट के साथ समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है। 20,000 डिवाइडेड बाई 15%, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन फॉर्मूले के बाहर भी तो सोचना चाहिए। तो ये वैल्यू आ रहा है, ये शायद मैंने गलत परसेंटेज लगा लिया, 20,000 कहाँ चला गया, 20,000 डिवाइडेड बाई 15%, डिवाइडेड बाई 15% इक्वल टू, ये देखो सेम आंसर आ रहा है। लेकिन ये है
फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला का छोड़ो, ठीक है, फॉर्मूला देख के कुछ फायदा नहीं है, हमें समझने से मतलब है, ठीक है, हमें समझने से मतलब है। तो कैसे समझना है हमें, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें बता क्या रहा है, पॉइंट क्या बता रहा है, बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो, तो ठीक है, कैपिटल वैल्यू नॉर्मली क्या बोल रहा है, 15 के लिए 100, तो 20,000 के लिए कितना होना चाहिए, तो हम लोगों ने देखा इतना होना चाहिए। लेकिन ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो ये प्रॉफिट इतना नहीं लगा के 1 लाख से ही कमा लेता है। इसका मतलब इसके पास जो एक्सेस कम इसे लगाना पड़ रहा है वही इसका गुडविल है। तो इसका गुडविल कितना है, जो डिफरेंस आ रहा है 33,333। अब इसका भी देखो फॉर्मूला लिख रखा है, गुडविल मतलब नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब ये भी हम दिखा देते हैं, वही हम लोगों ने किया है। गुडविल का मतलब नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये देखो, ये नॉर्मल कैपिटल है, कोई भी ये बिजनेस करने जाएगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न के बेसिस पे उसे ये कैपिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन इस फर्म ने एक्चुअली ये कैपिटल लगा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो गुडविल है वो है 33,333, ठीक है। तो इसको तुम लोग रटो मत, हाँ फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बट हम तो यही रेफर करेंगे, रटो मत, अगर समझ के करोगे तो बिना फॉर्मूले के ही ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो गुडविल का मतलब नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग पूरे एवरेज प्रॉफिट का ही जो है क्या निकाल रहे हैं, पूरे एवरेज प्रॉफिट का ही हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के चेक कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में करते हैं, ये भी एक बार देख लो कि इसमें कैसे होता है। इसी क्वेश्चन को अगर सुपर प्रॉफिट में करते हैं तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, ये देखो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, कैसे निकालोगे, सिंपल सा बात है कि नॉर्मली ये लोग 20,000 कमाते हैं, लेकिन 1 लाख लगा के 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे बाकी लोग तो 15,000 ही कमाएंगे, तो ये 5,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा पता है, यहाँ पर लिखते हैं देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकल के आएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे देखेंगे सेम तरीके से कि 15,000 के लिए 100, 1 के लिए 100 बाई 15, तो 5,000 के लिए कितना, यही निकल के आएगा। तो कैसे हो जाएगा, 5,000 इंटू 100, मतलब 20 की जगह 5,000 हो जाएगा, बाकी तो स्टैंडर्ड तो वही रहेगा। तो ये कुछ इतना निकल के आ रहा है, देखो 33,333। अब लॉजिक देखो, 33,333 मतलब एक्स्ट्रा 5,000 कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 33,333, ठीक है। और यही गुडविल हो गया, 33,333 एक्स्ट्रा कमाने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 5,000, एक्स्ट्रा 20,000 तो नहीं कमा रहा है, एक्स्ट्रा 5,000 कमा रहा है। तो वही 5,000 कमाने के लिए जिसके पास गुडविल है वो बिना इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख से ही काम चला लेगा, लेकिन जिसके पास गुडविल नहीं है उसको एक्स्ट्रा 5,000 कमाने के लिए 15% बेसिस पे 33,333 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 3,033 रुपीज लगाना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यही गुडविल निकल के आएगा। ये देखो 33,333, ये एक्स्ट्रा पैसा निकालना लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि ये एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, 1 लाख तो लगा रखा है, लेकिन 1,33,333 लगाना पड़ेगा, यानी 33,333 लगाना पड़ेगा। दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, लेकिन दो का लॉजिक अलग है। एक में हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर कोई एवरेज इतना कमा रहा है और हमें वो कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, अगर मार्केट में उस बिजनेस का रिटर्न 15% है। ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम लोग पूरे प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं और पूरा कैपिटल जो लगाए गए उससे डिफरेंस निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले ही प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, देखो हम लोग पहले प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि बाकी लोग जहां पर जो है 15,000 कमाते हैं, ये जो फर्म है ये 20,000 कमाता है, यानी कि ये 5,000 एक्स्ट्रा कमाता है। इसका मतलब ये जो 5,000 एक्स्ट्रा कमाता है, ये कमाने के लिए बाकी लोगों को ये पैसा लगाना पड़ेगा, यानी ये एक्स्ट्रा पैसा उसे नहीं लगाना पड़ता है, तो ये उसका गुडविल है, ठीक है। तो दोनों मेथड में ही आंसर सेम आता है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये देखो ये दो मेथड जो है ना, दोनों में आंसर सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करो, दोनों केसेस में गुडविल का आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल
इन्वेस्टमेंट से डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा वो निकालेंगे। लेकिन बात तो बराबर है, यहाँ भी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यहाँ भी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर चेक करने का पैरामीटर हमारा हो रहा है टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर चेक करने का पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो ये लॉजिक होता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो मेथड हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे ना, इलास्ट्रेशन 1, जिसपे हम लोगों ने दो मेथड अप्लाई कर लिया था, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इसके बाद कौन सा मेथड करेंगे, देखो इसके बाद एन्युटी मेथड बोला है। तो एन्युटी मेथड का यहाँ पर हमें रेट जो है, इन्होंने अपने हिसाब से एक एजम्पशन लिया है, इंटरेस्ट रेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 20%। अब 20% 3 साल के लिए गुडविल कैलकुलेट करना है एट 3 years ऑफ परचेज, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 1, इसका दो मेथड हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 1 का थर्ड वाला मेथड यानी कि एन्युटी मेथड करेंगे। एन्युटी मेथड, अब एन्युटी मेथड में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको यूज करके हमें प्रॉफिट का जो है वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया। ये देखो सुपर प्रॉफिट मेथड था 36,000, फिर इन्होंने एजम्पशन लिया कि जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो 20% चल रहा है, ठीक है, और 20% बेसिस पे इन्होंने ये वैल्यू निकाला है, ठीक है। ये पूरे एजम्पशन पे किया है। तो ये कितने साल का लिया है देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बोला तो नहीं है कुछ, या फिर क्वेश्चन में कुछ बोला है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। एन्युटी मेथड हमें कितने साल के लिए लगाना है, रेट ऑफ रिटर्न बोला है 20%, बोला नहीं है, शायद ये 3 साल का लगाया है। हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि 3 साल का है कि उससे ज्यादा का है। 3 বছরই করেছে তাই তো। একটু উপরে কোন স্ক্রল করুন একটু। हाँ 3 साल का ही किया है, ठीक है। देख लो, ये देखो डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। ये पहले साल का इतना हो जाएगा। फिर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.8333, ठीक है, 4 डिजिट ले लिया मैंने। फिर दूसरे साल का आ रहा है इतना 0.6944, फिर थर्ड ईयर का आ रहा है कुछ इतना, ठीक है, 0.5787। चलो अब ऐड कर लेते हैं, एक बार देख लो, 0.8333 और 0.6944 प्लस 0.5787, ठीक है। तो टोटल इतना आ रहा है। ये देखो 3 साल का ही किया है, यहाँ पर 3 साल का फैक्टर लिया है। तो 36,000 जो हम लोग का सुपर प्रॉफिट था, ये 36 सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी एक मैटर है। तो 2.1065 के बेसिस पे, जो कि ये 3 को ऐड करने से मैंने तुम लोग को दिखाया कितना हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा। ये तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देख लो, इंटू 36,000, ठीक है। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट जो है वो कुछ इतना दिख रहा है। मतलब कितना कम हुआ, 36,000 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इतना निकल के आता है ना, लेकिन ये एक्चुअली वैल्यू इतना आ रहा है। तो ये एन्युटी बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट करके दिखा दिया कि सुपर प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही इसमें करना होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर वैल्यूएशन गुडविल का ना कुछ अलग मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एन्युटी फैक्टर को अप्लाई करके जो चेंजेस हो रहा है वो बता दो तो ही गुडविल हो जाता है। तो गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल इतना हो रहा है 75,000, क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं वही गुडविल है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड अलग होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अलग होता है। ये देखो सुपर प्रॉफिट मेथड मत भूल जाओ, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 36,000। ये कितने साल के लिए देखेंगे, 3 साल के लिए। 36,000 36,000 36,000, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेस इन्होंने 3 माना है, जो कि मैंने पूरा लॉजिक समझाया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है। अब ये इन्होंने एन्युटी फैक्टर क्या बोल रहे हैं, भाई 36,000 जो दिख रहा है आज तुम्हारा, वो 3 साल बाद उतना नहीं रहेगा, कि फिर कितना कम होगा, 20% अगर जो है हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो वो 3 साल में कुछ इस तरह से टोटल इतना कम हो जाएगा, तो वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। ये आसान नहीं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो लिख के दिखा देते कैसे होगा। तो ये एन्युटी मेथड में हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पर लिखा है एजम्पशन ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 3 years। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज, या फिर एन्युटी फैक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फैक्टर मतलब जो डिवाइड करके ऐड करके लिखते हैं। ये हो रहा है 2.1065। मैंने दिखाया तुम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग के हिसाब से सुपर प्रॉफिट कितना है 36,000। ये हम लोगों ने सोचा था 3 साल के लिए, यानी 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्टली ऐसे मत करो, एन्युटी फैक्टर लगाओ, क्योंकि हमारा एन्युटी वाला क्वेश्चन है। तो 36,000 में ये मल्टीप्लाई करने से 75,834 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एन्युटी मेथड से। अच्छा, इसके बाद देखो जो आज हम लोगों ने मेथड सीखा, कैपिटलाइजेशन बेसिस मेथड हमें कैलकुलेट करके देना है। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि कैपिटलाइजेशन अब क्या करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। हम दोनों तरीके से करके दिखा देंगे, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो आंसर क्या हुआ, हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, इलास्ट्रेशन 1 का हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, जो कि वेटेड एवरेज फॉर्म में निकला था, क्योंकि ट्रेंड था बिजनेस में। अगर याद है तो एक बार कॉपी में चेक करो, मैंने लास्ट दिन करवाया था। 1,36,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वेटेड, क्योंकि वेटेड आया है तो हम भी वेटेड लिख लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 1,36,000, ठीक है। बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न, मतलब कोई भी अगर ये बिजनेस करे बिना फॉर्मूले के ना, ये सारी चीज समझ के हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मल रिटर्न कितना है 20%। बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न 20% है, तो इसका मतलब 100 रुपए लगाओगे, 20 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाना पड़ेगा। तो 1,36,000 कमाने के लिए नॉर्मली कितना लगाना चाहिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1,36,000, ठीक है, ऐसे। और अगर तुम लोगों को फॉर्मूला पसंद है तो फिर ऐसे लिखना पड़ता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। तो नॉर्मल केसेस में ये हो रहा है कि रिटर्न है 20%, तो 1,36,000 पाने के लिए रिटर्न के बेसिस पे कितना होगा। मेरा फॉर्मूला और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो यहाँ भी 1,36,000 ऊपर जाएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है 20/100। और मैथमेटिकली ये वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, 1,36,000 इंटू 100/20 रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये 100/20 हो जाएगा। हम तो वही करके दिखा रहे हैं ना, तुम लोगों को समझा के करके दिखा रहे हैं। बाकी फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पे कैलकुलेट करें 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%। अब तुम लोग को जैसा ठीक लगे करके देख सकते हो। तो ये कितना निकल के आ गया 6,80,000। मतलब जो बिजनेस करने के लिए लोगों को 6,80,000 लगाना पड़ेगा, वो काम करने के लिए ये लोग 5 लाख पे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको कितना कम लगाना पड़ रहा है, वही इनका गुडविल है। तो इनका गुडविल कितना हो जाएगा, हम लोग कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मतलब लॉजिक क्या हो गया, अगर किसी को इस बिजनेस में कितना कमाना है, अगर किसी को 1,36,000 कमाना है तो उसे 6,80,000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये है नॉर्मल कैपिटल। जबकि ये लोग ये काम कर ले रहे हैं 5 लाख लगा के, ठीक है, सिर्फ 5 लाख लगा के इतना प्रॉफिट कमा रहे, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी लोग 6,80,000 लगाने वाले हैं। तो इसका मतलब 1,80,000 जो है इनका गुडविल हो जाएगा। क्या सुपर प्रॉफिट मेथड करते तो भी 1,80,000 आएगा, बिल्कुल आएगा। हम करके दिखा रहे हैं, यहाँ किया हुआ नहीं है लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। हम लोग सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन करके देख रहे हैं। तो हम लोग पहले ही ये निकाल लेंगे कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है। तो सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, देखो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालो। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कैसे पता चलेगा, लोग कितना कमा सकते हैं, ये तो 1,30,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 1,36,000 कमा रहे हैं। और नॉर्मल लोग कितना कमा सकते हैं 20% रिटर्न के हिसाब से कितना कमा सकते हैं। कितना कैपिटल इन्होंने लगाया है 5 लाख। अगर कोई 5 लाख लगाएगा तो वो 20% के बेसिस पे
1 लाख कमाएगा तो 36,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया था। अब हम लोग इसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। मतलब ये 36,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 20%। देखो क्या लॉजिक है, ये करते करते याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या है, 20 कमाने के लिए 100 लगाओ, 1 कमाने के लिए 100/20 लगाओ, तो 36,000 कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 100 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई 20। तो अगर 36,000 कमाना है, अगर किसी के पास गुडविल नहीं है तो उसको तो पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कमा सकता है, सॉरी कितना लगाना पड़ेगा, 1,80,000। देखो 1,80,000 निकल के आ गया, और यही हो गया गुडविल, यही गुडविल होगा, क्योंकि 1,36,000 ये लोग कमाते हैं और नॉर्मल लोग 1,00,000 कमाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 0 कमाते हैं, 1,00,000 कमाते हैं। अगर उन्हें 1,36,000 यानी एक्स्ट्रा 36 कमाना है तो एक्स्ट्रा 1,80,000 लगाना पड़ेगा, जो कि इनका गुडविल है, बिना लगाए, ये वैल्यूएशन बिना इंप्लाई किए, बिना इस पे अप्लाई किए ये इतना कमा सकते हैं। और अगर हम लोग पूरा करेंगे तो पूरे का डिफरेंस निकालेंगे, टोटल कैपिटल से टोटल कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, टोटल कैपिटल कितना लगाया हुआ है, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो लॉजिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट में माइनस करें कि टोटल कैपिटल कितना लगाना चाहिए बाकी लोगों को, इन्होंने कितना लगाया। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले ही एक्सेस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बस उस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बात बराबर ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली ये लोग 5 लाख लगा के कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों को अगर ये काम करना है तो इनको कितना लगाना पड़ेगा, 5 लाख प्लस 5 लाख लगाने से 1 लाख, और देखो 5 लाख लगाने से ये कमा रहे 1,36,000। ये गुडविल वाला फर्म है, ये गुडविल वाला फर्म है, ठीक है, इसमें गुडविल नहीं है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 5 लाख लगाने से कितना कमा लेंगे, 1 लाख कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन इनको भी अगर और भी 36 कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा, जितना लगाना पड़ेगा वही इनके गुडविल का वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इनको कितना लगाना पड़ेगा एडिशनल, और भी लगाना पड़ेगा कितना, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 इनको अप्लाई करना पड़ेगा 36,000 और कमाने के लिए। तो यही हो जाएगा इनका गुडविल का, इनको ये देखो, तो इनका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 6,80,000। अगर ये 6,80,000 टोटल लगाएंगे तो 1,36,000 कमा लेंगे, जो कि ये 5 लाख लगा के 1,36,000 कमाएंगे। और अगर तुम लोग समझ रहे हो तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हम लोग का कितना आया, टोटल कैपिटल 6,80,000, 136 कमाने के लिए 6,80,000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलेंगे तो इसमें 5 लाख तो ये भी लगा रहे हैं, इसका मतलब इनका गुडविल क्या हो गया, 1,80,000। और अगर हम लोग ऐसे बोले कि एक्स्ट्रा 36,000 कमाने के लिए इन्हें 1,80,000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात बराबर है। लेकिन जब हम लोग ये जो डिफरेंस है वो 36,000 के बेसिस पे बोलते हैं तो वो होता है सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, और जब हम लोग पूरे वैल्यू के बेसिस पे बोलते हैं तो वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग का जो भी मेथड्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, जितने सारे मेथड्स इस पे थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 2 जिसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह, जो मैंने एक बड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स लिखवाया था ना, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। कितना सारा होगा वो देखते हैं क्वेश्चन में, ये वाला चीज, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, देखो कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर, ठीक है। तो ये बिजनेस जो है राठौर जो है वो करते हैं पार्टनरशिप में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका है 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, बिजनेस से आया हुआ रिजल्ट 16 में प्रॉफिट है, 17 में भी प्रॉफिट है, 18 में लॉस है, 19 में प्रॉफिट है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%। मतलब इसका मतलब क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमें फाइनेंस पता होता है तो समझ में इजीली आता है, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है देखो
हर एक चीज का ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, जैसे देखो हम पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा के अगर हम जॉब करते तो मेरा जो है ये पढ़ाई वाला काम नहीं होता है, क्योंकि आज हम पढ़ा रहे तो जॉब नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है। तो अगर कोई अपना पैसा बिजनेस में लगाता है तो वो कुछ ना कुछ लॉस कर रहा है। क्या लॉस कर रहा है? वो पैसा चाहे तो बैंक में रख सकता था, उससे उसे क्या मिलता? उससे उसे रिटर्न मिलता, ठीक है, उससे उसे रिटर्न मिलता। लेकिन उसने क्या किया? पैसा बिजनेस में लगाया। तो बोल रहा है कि यही पैसा अगर मार्केट में लगा देता, ठीक है, मार्केट में लगा देता तो क्या इंटरेस्ट रिटर्न मिलता? तो इंटरेस्ट रिटर्न मिलता, बोल रहा है 10%। क्योंकि बिजनेस एक रिस्की चीज है, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है ना, कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट। जैसे दिख रहा है तुमको यहाँ पर लॉस हुआ है, तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहता है। तो रिटर्न जो मतलब रिस्क जो हम लोग बियर कर रहे हैं वो कितना परसेंट बियर कर रहे हैं? तो बोल रहा है कि ये रिस्क बियर करने के वजह से हमारा रिटर्न 2% हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, अगर हम लोग जो रिस्क ले रहे हैं वो नहीं लेते तो हमारे कैपिटल पे हमें 2% जो है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब एक्चुअली हम लोग रिस्क लेने के वजह से हमें 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन, ठीक है। अगर तुम अपना पैसा, हम लोग अपना पैसा बैंक में रख देंगे तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग वो पैसे से बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें रिस्क जरूर है, लेकिन रिटर्न का अमाउंट बढ़ेगा। तो मार्केट में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, क्योंकि हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो हमारा बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमें 2% और भी एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। मतलब जो बिजनेस करेंगे उनका रिटर्न हो गया 10 + 2 यानी कि 12%, ठीक है। तो नॉर्मल रिटर्न जो भी बिजनेस में आएंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, उनका रिटर्न होता है 12%। इसका मतलब ये है, देखो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जगह अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो 10% कमाते। क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट करने का एक रिस्क होता है, तो रिस्क लेने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो 2%, क्योंकि बैंक वगैरह में रखने का कोई रिस्क नहीं है, तो रिस्क, क्योंकि रिस्क फ्री है तो उसमें रिस्क रिटर्न भी कुछ नहीं होता है। लेकिन बिजनेस करोगे तो 10% रिटर्न तो जो मार्केट वाला है वो मिल जाएगा, और उसके साथ साथ ये 2% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यानी 12% जो है टोटल रिटर्न हमें मिल सकता है बिजनेस करने के वजह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिटर्न हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, बोल रहा है इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है जो प्रोप्राइटर है उनको, ठीक है, कितना? 6000 पर एनम करके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो हमें कौन सा मेथड करना है पहले वो समझना पड़ेगा। हमें बोला है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेज, मतलब ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? यहाँ पर प्रॉफिट रहता है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है? पढ़ के देखो, 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालना पड़ेगा। आप सुपर प्रॉफिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सुपर प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट ये फर्म कमा रहा है, बाकी लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे उसका डिफरेंस ही हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट बताएगा। और ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पर बताया है, ऑफ बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द, ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो ये जो लास्ट 4 years है ना, ये 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसी एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करके जो सुपर प्रॉफिट आएगा उससे गुडविल निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो प्रोसेस है उसे अप्लाई करके, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये स्टेप और ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद जितने साल का दिया हुआ है उतने साल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो ईयर कौन कौन सा है?
16, 17, 18, 19, 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, कितना है 40, 36, 6, 40, 36, 6000। इसमें कोई ट्रेंड नहीं होगा देखो, क्योंकि ये पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर देखो आगे जाके 50,000 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है प्रॉफिट, टोटल करते हैं, टोटल प्रॉफिट। तो जिसमें से एक ना लॉस है, कौन सा वाला, 6000, तो इसको हम लोग माइनस में दिखा देंगे। प्रॉफिट और लॉस लिख दो, और लॉस को हम लोग माइनस से डिनोट कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव दिखेगा। तो 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000, 1,20,000, ठीक है। ये आ गया टोटल प्रॉफिट फॉर 4 ईयर, ठीक है। ये 4 साल का टोटल प्रॉफिट आ गया। हम लोग को क्या लेना पड़ता है, हमेशा एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ता है। क्या इसमें कोई रेक्टिफिकेशन का जरूरत होगा या कोई एडजस्टमेंट का? हाँ, 5th नंबर पे एक एडजस्टमेंट है, क्या है, रेमुनरेशन दिया जाता है फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जो भी पार्टनर लोग हैं, मतलब वही हर एक पार्टनर बिजनेस के प्रोप्राइटर हो गए। तो बोल रहा है कि इनको रेमुनरेशन दिया जाता है जब ये बिजनेस में एंगेज नहीं होते हैं, कितना, 6,000 पर एनम करके, ठीक है। तो हर साल कोई ना कोई प्रोप्राइटर को 6,000 पर एनम करके जो है रेमुनरेशन दिया जाएगा। अब ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब रेमुनरेशन हमें पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली रेमुनरेशन हम लोग कब पे करते हैं, ये पार्टनर लोगों को पे किया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर हो रहा है। तो ये प्रॉफिट जो आता है यही तो हम लोग पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो पहले क्या बनता है, पीएल बनता है, फिर क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना। तो प्रॉफिट जो भी निकल के आता है, इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आउटर लोगों को पेमेंट करने के बाद, जैसे कि सैलरी, स्टाफ को पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, ये सब पे करने के बाद जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट से अगर पार्टनर लोगों को कुछ देना है हम लोग दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो यही प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टनर लोगों को रेमुनरेशन देना है, तो हमारा प्रॉफिट का वैल्यू कम होगा। तो अब तुम लोग दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, देखो हम दोनों तरीके से समझा देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं लेस रेमुनरेशन, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, पहले यहाँ निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 30,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। अब हम लोग यहाँ से एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग का निकल के आया है 30,000, लेकिन 30,000 नहीं होगा, वहां से हम लोगों का 6,000 हर साल रेमुनरेशन चला जाता है, तो ये 24,000 होगा, ठीक है। अब किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एक बार क्यों 6,000 लेस हुआ, क्या हम लोग इसे दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर ये प्रॉफिट और लॉस को ऐसे भी निकाल सकते थे, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये निकाल सकते हैं आफ्टर पेड रेमुनरेशन, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, लेकिन हम समझा देते हैं। देखो अगर हम लोग हर साल रेमुनरेशन देते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, तो 2016 में भी रेमुनरेशन दिया होगा, तो 40,000 से अगर हमारा 6,000 लेस हो जाएगा, कितना रेमुनरेशन है 6,000, तो ये निकल के आता है, ये देखो 40,000 माइनस 6,000, तो ये निकल के आता है 34,000, ठीक है। अच्छा 36,000 से 6,000 जाएगा तो 30,000। ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, रेमुनरेशन अगर देना है ऐसा डीड में बोला हुआ है तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 12,000 नेगेटिव, और ये 50,000 से यहाँ पर 6,000 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 44,000, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 44,000 प्लस 30,000 प्लस 34,000, ठीक है, माइनस 12,000, तो ये कितना आ गया 96,000, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। ये कितने साल का आया, 4 ईयर का आया। अब अगर हम लोग इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाई,
तो चेक करो कितना आ गया, 24,000 आ गया। ठीक है, सेम तरीके से मैंने ये जो मेथड दिखाया उसमें भी देखो 24,000 ही आया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली जो कि एप्लीकेबल होता है, हर साल रेमुनरेशन दिया गया। तो जिस साल 40,000 प्रॉफिट है, पार्टनर में से किसी एक को 6,000 रेमुनरेशन दिया गया तो प्रॉफिट इतना बचा। उसके बाद रेमुनरेशन दिया गया तो प्रॉफिट इतना बचा। उसके बाद रेमुनरेशन दिया गया तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ के इतना हो गया। उसके बाद रेमुनरेशन देने पे ये बचा। तो टोटल प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। लेकिन अगर हम लोग रेमुनरेशन को यहाँ नहीं दिखा रहे, पर ईयर बेसिस पे नहीं दिखा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि एवरेज इतना हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम लोग उससे एक बार, क्योंकि ये 1 साल का प्रॉफिट है, तो 1 साल के प्रॉफिट से 1 साल का रेमुनरेशन माइनस करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग रेमुनरेशन मिल जाएगा। या फिर हम लोग हर साल रेमुनरेशन लेस करके जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसका एवरेज कर सकते हैं। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, क्योंकि लॉजिक तो बराबर है। हम लोग यहाँ पर पहले प्रॉफिट को एवरेज करें, क्योंकि रेमुनरेशन ये तभी कर पा रहे क्योंकि रेमुनरेशन ये हर बार एक ही अमाउंट है। अगर अमाउंट चेंज होता है, जैसे किसी साल 6,000, किसी साल 7,000, तो हमें यही फॉलो करना पड़ता, क्योंकि सेम रेमुनरेशन दिया जा रहा है। तो बेसिकली 4 ईयर में 24,000 जो है दिया जा रहा है। ठीक है, रेमुनरेशन ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, जैसे 1,20,000 निकल के आया। ठीक है, ये और एक तरीका भी है, 1,20,000 निकल के आया, ये टोटल 4 साल का प्रॉफिट है। 4 साल में रेमुनरेशन 24,000, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 1,20,000 से 24,000 माइनस करने से 96,000 होगा। फिर डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो भी तुम लोग का 24,000 आएगा। मैंने तीनों तरीके से बताया, तीनों तरीका हमें सेम आंसर देगा, क्योंकि लॉजिक सेम है। ठीक है, या तो टोटल प्रॉफिट से टोटल 4 ईयर का रेमुनरेशन लेस कर दो, या पर ईयर बेसिस पे लेस करो, तो फिर आगे जाके 6,000 लेस मत करो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 96,000 से भी 6,000 लेस कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 6,000 लेस किया है पर ईयर बेसिस पे। तो जो एवरेज, जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया 4 इयर्स का, वो आफ्टर डिडक्टिंग रेमुनरेशन निकल के आया, तो डिवाइड 4 कर दिया, आंसर आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया रेमुनरेशन के इफेक्ट दिखाए बिना। तो ये 1 साल का प्रॉफिट निकल के आया, 1 साल के प्रॉफिट से 1 साल का रेमुनरेशन हटाएंगे तो हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, 24,000। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें बोला है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब हम लोग निकालेंगे अपना सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट जो कि ये फर्म मेंटेन करता है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लेस लेस नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी लोग जितना कमा सकते हैं। ठीक है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 24,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, इन्होंने कितना कैपिटल लगाया, 1,50,000। अगर कोई भी 1,50,000 लगाएगा तो मार्केट में नॉर्मल रिटर्न जो है वो चल रहा है 10 प्लस टू 12%। मतलब बिजनेस के लिए 10% रिटर्न तो मिलेगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से पैसा, और 2% जो है रिस्क के लिए मिलेगा, यानी 12%। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, 1,50,000 पे 12% ही रिटर्न मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, यानी रिटर्न 18,000। जबकि ये लोग 24,000 कमा ले रहे हैं, तो ये कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, माइनस करके देख लो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 6,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये 6,000 इनका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब हमें गुडविल निकालने के लिए बोला है, गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये सुपर प्रॉफिट ये लोग कितने साल तक जो है अर्न कर सकेंगे, ऐसा एजम्पशन लगा रहे, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स परचेज एक एजम्पशन होता है जिसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया है। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हमें एजम्पशन लेना पड़ता है। हम लोगों ने ऐसा भी क्वेश्चन लास्ट दिन देखा। तो ये हो गया हम लोग का 30,000। तो गुडविल कितना निकल के आया, 30,000 निकल के आया। ठीक है, 30,000 गुडविल निकल गया है। ये सब अच्छे से करो, ये सब इंडिविजुअली कितना आएगा ये हम नहीं बोलेंगे कि इंडिविजुअली आता है। जब नॉर्मल मतलब जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसमें एडिशन होके आएगा जिनका पार्टनरशिप है। ठीक है, और बाकी अगर मतलब जिनका सिर्फ गुडविल के लिए आप करवा रहे हैं, ठीक है, जिनका करवा रहे वो कंसेंट्रेट करो, उनके लिए सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन ही ज्यादा मायने रख रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी जिनका पार्टनरशिप भी है सिलेबस में, उनको पार्टनरशिप में ये वाला अलग से कितना आएगा ये श्योर नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। किस तरह से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, अच्छा, और एक गुडविल होता है हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन इम्प्लाइड और इन्फेरेड गुडविल, ये क्या होता है, हिडन और
इम्प्लाइड, मतलब जो गुडविल के बारे में हमें दिख नहीं रहा है लेकिन बिजनेस में गुडविल है, गुडविल के लिए कुछ ना कुछ जो है मतलब एडजस्टमेंट किया जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन, हमें अलग से नहीं बताया जाता है, एंड हैज टू बी इन्फर्ड और इम्प्लाइड, मतलब इम्प्लाइड है, समझ लो कि गुडविल है। कैसे समझेंगे? फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे समझ सकते हैं? कैपिटल को देख के या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझ के। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, हम वो जो एग्जाम्पल दिया है हम यहाँ पर तुम लोग को करके दिखाते हैं। एक बिजनेस है जहां पर ए और बी ये दोनों है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर दो पार्टनर है, एक ए है एक बी है, ठीक है। अच्छा, और इनका कैपिटल कितना है? देखो, इन ए का कैपिटल है, ए का कैपिटल है 20,000, ठीक है, और बी का कैपिटल है 15,000, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1, ठीक है, सपोज ऐसा कंडीशन है। अच्छा, अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग अपने फर्म में सी को एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है, ए था बी था, अब ये लोग चाहते हैं कि सी भी आ जाए, सी को एडमिट करना चाहते हैं। और सी को क्या बोले हैं, सी को बोले हम लोग तुमको पार्टनरशिप फर्म में ले लेंगे लेकिन क्या लाना है, 18,000 लाना है, 18,000 लाना है फॉर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के लिए 18,000 लेके आना है। तो सी पूछेगा कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताओ, हम पार्टनर तो बनेंगे लेकिन मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मिलेगा? तो इन्होंने बोला कि आपको 1/4 मिलेगा, ठीक है, 1/4 के लिए 18,000 कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है, 1/4 के लिए कैपिटल लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोगों का एक, हम लोग एजम्पशन ऐसा लगा सकते हैं कि सी ऐसा सोच सकता है कि अगर मुझे ये लोग 1/4 के लिए कैपिटल लाने बोल रहे हैं 18,000, ठीक है, तो 1 = कितना, मतलब ये क्या है, ये है प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट। अगर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, 1/4 मतलब 25%, अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल कितना देना पड़ेगा बिजनेस में, 18,000। तो अगर 100% प्रॉफिट चाहिए तो कितना कैपिटल देना पड़ेगा, 1 मतलब 100%, तो ज्यादा देना पड़ेगा, 18,000 इंटू 4/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाता है 72,000, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं, 1/4 का मतलब होता है यहाँ पर इंटू 100 करके देख लो 25%, मतलब बेसिकली इनको 25% प्रॉफिट देने का बात हुआ है। तो सी ये कैलकुलेट कर रहा है कि 25% के लिए अगर 18,000 लाना पड़ेगा तो इनका 100% प्रॉफिट जो है, 100% प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, मतलब इस फर्म का जो 100% प्रॉफिट है उसके लिए टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए 72,000। लेकिन रियलिटी में इनका कैपिटल कितना है, देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज, ठीक है, ए बी तो था ही, और सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितना होगा, ए का था 20,000, बी का था 15,000, तो ए का कैपिटल था 20,000, बी का था 15,000, और सी ने कैपिटल लाया है 18,000 जो इसको बताया गया था, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर सीज एडमिशन, ठीक है, आफ्टर सीज एडमिशन, आफ्टर सीज एडमिशन, तो 20,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000, ठीक है, टोटल कैपिटल बनता है 53,000, इतना होना चाहिए। बट अगर बेसिस के हिसाब से जाए कि 25% के लिए अगर 18,000 मांग रहा है तो इनके पास टोटल कैपिटल 72 होना चाहिए, लेकिन जब ऐड हुआ तो तीनों पार्टनर का कैपिटल इतना मिल रहा है, मतलब सी से जो कैपिटल के लिए मांगा गया है ना, ये सिर्फ कैपिटल का पोर्शन नहीं है, ओनली कैपिटल नहीं है, ये एक्स्ट्रा मांग रहा है, इसमें इसका मतलब गुडविल भी है, मतलब इन्होंने अपने बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करके कैपिटल में ऐड करके वो मांग लिया है, अलग से ये नहीं बोल रहा है कि गुडविल के लिए ये पैसा लेके आओ, इन्होंने इसको ऐड कर दिया, हिडन रखा है, हिडन कॉस्ट के तरह। जैसे कुछ खरीदने जाते हो, पहले बोलता है कि 1,000 रुपए, फिर बोलेगा ये वो ऐड करके 1,200, ये कैसे हुआ, नहीं हिडन कॉस्ट था। तो हम लोग बोलते हैं ना कुछ हिडन कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये सब ज्यादा होता है, तो ये हिडन कॉस्ट हो गया, ठीक है। 18,000 एक्चुअली कैपिटल का वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल 53,000 हो रहा है तो उस केस में 1/4 के बेसिस पे 1/4
प्रॉफिट के बेसिस पे इनका कैपिटल 53,000 सॉरी 18,000 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, मतलब लॉजिकली अगर देखो तो 1/4 के लिए 13,250 अगर मांगा जाता तो सही कैपिटल होता। ठीक है, तो ये नहीं मांग रहा है, ये लोग ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब गुडविल है। ठीक है, कितना गुडविल है इनका, टोटल गुडविल, तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हिडन गुडविल जो कि इन्होंने छुपाया है, हिडन गुडविल इक्वल टू 72,000 बोल रहे हैं, अपने कैपिटल का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 18,000 के बेसिस पे, क्योंकि इसमें कैपिटल का पोर्शन एज वेल एज गुडविल का पोर्शन भी है। तो इसका मतलब ये जो 72,000 निकल के आया, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन का अमाउंट भी है और कैपिटल भी है, जबकि टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल प्लस गुडविल का पोर्शन इसमें एडेड है। जबकि सी जब इसे चेक किया तो वो अपने कैपिटल के बेसिस पे चेक करके देख रहा है कि इनका टोटल कैपिटल तो इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो कैपिटल लाना पड़ता है कि अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो इतना कैपिटल लेके आओ, तो इसका मतलब 100% प्रॉफिट जब होगा तो कैपिटल 72,000 होना चाहिए, बट इनका कैपिटल 53,000 ही हो रहा है। मतलब इन्होंने इनका प्रोपोर्शन तो उस हिसाब से मैचअप नहीं हुआ, तो इसका मतलब हिडन गुडविल कितना हो गया। ये देखो इसमें क्या है, गुडविल भी है कैपिटल भी है, ये वाला इसमें गुडविल का वैल्यू भी है कैपिटल का वैल्यू भी है, और इसमें सिर्फ कैपिटल का वैल्यू है। तो गुडविल प्लस कैपिटल माइनस कैपिटल करोगे तो गुडविल निकल के आ जाएगा, तो ये हिडन गुडविल निकल के आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें एडेड है वही हिडन गुडविल है। तो 72,000 माइनस 53,000, ठीक है, तो 19,000 जो है गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, 19,000 जो है ये गुडविल का वैल्यू है टोटल, ये टोटल 19,000 जो है इनके गुडविल का वैल्यूएशन है, जो कि इनको सी से अलग से मांगना चाहिए था कि 19,000 के बेसिस पे तुम अपने शेयर के हिसाब से गुडविल लेके आओ, इन्होंने ऐड करके मांग लिया। तो ऐसा केस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब यहाँ पर दिखा देता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ए का कैपिटल है 20,000, बी का कैपिटल है 15,000, मतलब टोटल कैपिटल बन गया 35,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, और ये 1:1, मतलब 1/2 के लिए कैपिटल 15,000, ठीक है, इस तरह से, और 1/2 के लिए कैपिटल जो है यहाँ पर 20,000, इस तरह से। अब बोल रहे सी को इन्होंने एडमिशन लिया और इनका कैपिटल सी का है 18,000 और इन्होंने 1/4 शेयर देने का प्रॉमिस किया। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये 72,000 होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन मतलब सी के तरफ से सोचो, सी क्या सोचेगा, अच्छा मुझे तो 18,000 लाने के लिए बोल रहा है और मुझे 25% प्रॉफिट देने का बात हुआ है 1/4, तो इसका मतलब इनका जो टोटल प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे इनका कैपिटल बनना चाहिए 72,000, बट जब टोटल कैपिटल काउंट किया जा रहा है तो ए बी सी तीनों का मिला के 53 हो रहा है। कैसे हो रहा है, ए का 15 और ए का 20, बी का 15 और सी का जो है 18,000, तो टोटल 53, क्योंकि मैंने तुम लोग को दिखाया। तो इसका मतलब जितना भी एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है वो गुडविल है। सो द हिडन वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी टेकन एज 19,000। कैसे करके 19,000 वो भी मैंने दिखाया, माइनस कर दो, ठीक है, तो हिडन गुडविल निकल के आएगा। सो दैट द टोटल कैपिटल बिकम्स 72,000। टोटल कैपिटल को 72,000 बनाने के लिए 19,000 एक्स्ट्रा पैसा जो है लग रहा है, तो इसका मतलब ये 19,000 एक्स्ट्रा जो है ये इनके बिजनेस का गुडविल होगा। तो जब गुडविल को बोला नहीं जाता है लेकिन ऐड करके ले लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। ठीक है, इसे हम लोग हिडन गुडविल बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम लोगों ने किया है कि गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत क्या है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी मैंने लास्ट दिन समझाया था कि क्यों एडमिशन में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब मैंने गुडविल के वैल्यूएशन का नीड बताया था तो लास्ट क्लास में मैंने एडमिशन के एग्जाम्पल को सामने रखते हुए ही करवाया था। ठीक है, एडमिशन का जो एग्जाम्पल था, जो पार्टनर अगर कोई एडमिशन लेता है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत क्या है। ठीक है, ताकि सभी को बराबर इक्विवेलेंट जो है हिस्सा मिले। ठीक है, प्रॉफिट का, ऐसा ना हो जो पुराने पार्टनर है उनका मेहनत का हिस्सा जो है नए पार्टनर को मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसी वजह से इसका स्टोरी लिखा हुआ है, तो मैंने तो समझा दिया, इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे और एक क्वेश्चन एंड में है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप एडजस्टमेंट करेंगे। आज हम लोग पहले मेथड्स जो सीखे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, एकदम एंड में एक क्वेश्चन है ये वाला, इलास्ट्रेशन 11, ये वाला हम लोग करेंगे। इलास्ट्रेशन 11, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। क्या बोला है देखो, सी यू एंड ए यू वेयर इन पार्टनरशिप
ये दो पार्टनरशिप में है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। On 1st April 2020, they decide to admit AG the partnership on the following term। तो ये चाहते हैं कि नया एक पार्टनर को एडमिशन ले, और जैसे कि हमें पता है एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर बिजनेस सोल्ड आउट हो, या डिसोल्यूशन हो, या रिकंस्टिट्यूशन हो, किसी भी तरीके से, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो बोल रहा है कि एजी को क्या लाने के लिए बोला गया, 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। जो नया पार्टनर है उसका नाम है एजी, इसको क्या लाने के लिए बोला गया, कैपिटल के लिए लेके आओ 2 लाख और आपको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एजी के आने के बाद जो सीयू और एयू था, अभी हो गया सीयू एयू एजी। ठीक है। पहले इनका रेशियो था 5:3। ठीक है। अभी इनका रेशियो बनता है 2, 1 और 1। ठीक है। CU was entitled to salary 2000 per month. It was revised to 3000 per month from 1st October 2018। तो बोल रहा है कि CU को इन्होंने सैलरी दिया था। ठीक है। सैलरी देने का बात था कितना, 2000 पर मंथ, और ये 3000 पर मंथ, मतलब इंक्रीज किया गया है सैलरी का वैल्यू कितना, 1 अक्टूबर 2018 से इंक्रीज किया गया है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम करके मिलेगा, तो सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कैपिटल एज ऑन 31st March 2020 where CU 4 lakh, AU 3 lakh, which had remained unchanged since last 4 year। ठीक है। तो इनका जो कैपिटल है ये कुछ चेंज नहीं हुआ है लास्ट 4 ईयर से। ठीक है। तो ये सब जो है पार्टनरशिप डीड जो होता है ना, उसके बेसिस का इंफॉर्मेशन दे रखा है। हम लोग थोड़ा सा गुडविल पे कंसेंट्रेट ज्यादा करेंगे अभी। गुडविल क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। मतलब गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब जब भी एवरेज प्रॉफिट का बात आएगा, दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कितने साल का एवरेज करें, तो वो भी बता दिया है 4 years। ठीक है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से जाना है, क्योंकि 3 साल यहाँ पर बता दिया है, तो ये वैल्यू निकालेंगे, इनटू 3 करेंगे, गुडविल निकल के आ जाएगा। अब गुडविल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम लोग 4 साल का एवरेज करेंगे, किस चीज का, प्रॉफिट का। तो अब सेकेंड पॉइंट दिमाग में आएगा कि 4 साल का प्रॉफिट क्या क्या है। अब पढ़ के देखते हैं 4 साल का प्रॉफिट क्या क्या है, वो तो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू CU वेयर एज फॉलोज। मतलब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देने का बात किया गया है पार्टनरशिप डीड में, वो देने के पहले और सीयू को सैलरी देने के पहले प्रॉफिट कुछ इस तरह से है। ठीक है। 16-17 का प्रॉफिट है 2,10,000 और 17-18 का 2,60,000, 18-19 का 2,10,000, 19-20 का 3,05,000। दिस प्रॉफिट्स वेर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। मेनली हम इस पॉइंट के लिए ही आज ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। रेक्टिफिकेशन में क्या बोला है देखो, ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज्ड ऑन 1st October 2018 was wrongly charged to revenue। बोल रहा है कि मशीन खरीदा गया था कब, 1 अक्टूबर 18 को, मतलब कौन से साल का बात है, ये इस साल का बात हो जाएगा, क्योंकि ये साल कब शुरू हुआ है, अप्रैल टू मार्च। तो ये 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 तक, परचेज 18th ऑफ अक्टूबर हुआ है, मतलब 1 अक्टूबर 2018। ये ईयर 31 मार्च 2018 तक जा रहा है, तो अक्टूबर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक मशीन खरीदा गया है जिसका वैल्यू था 40,000। बट प्रॉब्लम क्या है, मशीन खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती ये किया है कि इन्होंने उसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। रेवेन्यू मतलब डे टू डे का खर्चा दिखाए, मतलब ट्रेडिंग या पीएल कहीं पर चार्ज कर रखा होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें जो भी स्टेप्स फॉलो करना है वो हम लोग करेंगे। फिर बोल रहे हैं द मशीन वाज डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मशीन को डेप्रिशिएट करना था 20% पर एनम से, नहीं किया होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको मशीन माना ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन जो है दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन दिखाएंगे जो कि हम लोगों ने नहीं चार्ज किया। फिर बोल रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। 31 मार्च 2018 यहाँ पर स्टॉक को 20,000 से ज्यादा दिखा दिया गया, तो इसका भी ट्रीटमेंट बताएंगे कैसे होगा। देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000।
बोल रहा है कि आग लग के 10,000 का स्टॉक जल गया है इन द ईयर 16-17, मतलब इस साल को, which was not considered in trading account but correctly debited in PL account for that year। बोल रहा है कि ये ट्रेडिंग में नहीं दिखाया गया है बट ये PL में चार्ज किया गया है करेक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, डेटर्स ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूड बैड डेट 5,800, ठीक है। अब सबसे पहला टास्क तो ये रहेगा कि कैसे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे अब देखो, अब सबसे पहले तुम लोग को ना एक चीज दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में जो तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया था ना, तो तुम लोग को लगा होगा कि ये कहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ पर काम आएगा, अभी समझ में आएगा, ये देखो ये वाला, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यहाँ तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वही हम तुम लोग को डील करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें जो मेथड बोला है उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकालना है। तो प्रॉफिट तो दिया था बट ये कुछ गलत कर रखा है इनके अकाउंटेंट ने, या फिर ये खुद अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इन्होंने इस तरह का गलती कर रखा है, जिस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये सब गलती के कारण हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत कैलकुलेट हो रखा है, हमें सही करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। तो कोई भी एडजस्टमेंट के पहले जो प्रॉफिट है वो हम लोग लिख लेते हैं, प्रॉफिट जो कि हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियां भी गिवन है, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, 210, 260, 210। मैं लास्ट सेट 1920 হবে না? লিখে 1920। আচ্ছা হ্যাঁ আমি 2020 হ্যাঁ এইদিকে চলে গেছে, 3,05,000, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला हमें जो दिया हुआ है कि हमें बोला गया है ये जितने भी प्रॉफिट है ना, इसमें से क्या नहीं माइनस किया गया है वो इस लाइन पे बोला गया। एक्चुअली 6 नंबर पॉइंट से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू। तो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें सारे खर्चे तो लेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे और इसके साथ साथ अगर हम लोग सैलरी भी देते किसी पार्टनर को, तो वो तो हमें लेस करना पड़ेगा। सैलरी का चार्ज नहीं किया हुआ है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले लेस कर देते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी टू किसको देना पड़ रहा है, पार्टनर का नाम क्या है, सी, ठीक है। अच्छा, इनको कितना सैलरी देने का बात हुआ था वो यहाँ मिलेगा 2,000 पर मंथ, ठीक है। और 1 अक्टूबर से वो 3,000 पर मंथ हो गया 1 अक्टूबर 18 से, ठीक है। तो उसके पहले तक 2,000 था, तो 2,000 पर मंथ मतलब हमें ईयरली माइनस करना पड़ेगा, तो 24,000, ठीक है। ये 16-17 है, बात को समझो, कब से इंक्रीज हुआ है, 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर 18 से, उसके पहले तक 2,000 पर मंथ यानी ईयरली 24,000। तो यहाँ भी 24,000 आएगा क्योंकि ये 18 तो आ रहा है ईयर, लेकिन ये है 31 मार्च 18, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेंजेस होगा, यहाँ पर कैसे चेंजेस होगा, अक्टूबर से चेंज हो रहा है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर अक्टूबर से चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये पेज रख देते हैं, यहाँ वर्किंग नोट करके दिखाते हैं सैलरी का चेंजेस कैसे होगा। तो 2018-19 से चेंज होगा, ठीक है। 18-19 में कैसे होगा, फर्स्ट ये 18-19 कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, और 1 अक्टूबर को इनका सैलरी जो है बढ़ा है, ऐसा बात बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 2,000 ही रहा होगा। तो ये कितना टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ्स है, ठीक है। तो 2,000 इंटू 6 मंथ्स करके 12,000 का सैलरी दिया गया होगा, और उसके बाद ये 3,000 पर मंथ करके बन चुका था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये भी 6 मंथ्स है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18,000, तो 18-19 का टोटल सैलरी कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 18,000, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
30,000, ठीक है। इसके बाद 30,000 हो जाएगा। 18-19 का सैलरी कैलकुलेशन 30,000 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया, नहीं आया तो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये हो गया। 19-20 में सैलरी कितना होगा? अब सैलरी जो इंक्रीज हुआ, अब यही वाला एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो 19-20 का कितना होगा बोलो? 3,000 पर मंथ करके, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 36,000, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इसीलिए 6 मंथ्स का 2,000 करके था, उसके बाद 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स 3,000 करके है, और उसके बाद 3,000 ही चल रहा होगा, सैलरी बढ़ने के बाद उतना ही रहा होगा। तो ये लेस करना पड़ेगा, जो कि लेस किया हुआ नहीं था। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि लेस करके नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है बिफोर चार्जिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। तो कैपिटल सीयू का कितना था? 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% करके, ठीक है। 8% करके है 4 लाख, और एयू का है 3 लाख, विच हैड बीन रिमेन अनचेंज सिंस लास्ट 4 इयर्स, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा। तो चेक करके देखते हैं, ये है कितना करके? 8% करके है। तो 8% करके कितना हो जाएगा? कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 20 बोला है। 31 मार्च 20, ये तो यहाँ पर है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस पेड 8%, तो ओपनिंग पे होना चाहिए। कैपिटल कितना दे रखा है? 2 लाख। 2 लाख लाया है, एजी ने 2 लाख लाया है। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? 2 लाख, और ये हो गया 8%। सी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी 2,000, इट वॉज रिवाइज 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड एट 8%। अच्छा, capital as on 2020 where CU 4 lakh, AU 3 lakh, which had remained unchanged since last 4 year। 4 साल से कोई चेंजेस नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? तो यहाँ पर चेक करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर साल 4 पार्टनर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पर ईयर का निकालना पड़ेगा। पर ईयर में कितने पार्टनर है पहले देखते हैं। एजी ने कब एडमिशन लिया? ऑन 1 अप्रैल 20 दे डिसाइड टू। अच्छा, तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास ईयर कौन कौन सा है। 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने एजी को एडमिशन लिया, 1 अप्रैल 2020 को, मतलब यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो इसके पहले 2 ही पार्टनर थे। तो 2 पार्टनर कौन है? ये ए सीयू और एयू, ठीक है। यहाँ पर सीयू प्लस एयू इनको मिलेगा, यहाँ भी सीयू प्लस एयू इनको मिलेगा, यहाँ भी सीयू प्लस एयू इनको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कितना कितना हो रहा है। तो सीयू का कैपिटल कितना है? सीयू का है 4 लाख और 3 लाख, और ये लास्ट 4 साल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इनका 4 लाख कैपिटल हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इनका 3 लाख कैपिटल, ठीक है। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% करके मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 लाख पे 8%, बोलो कितना होगा? 56,000, ठीक है। यहाँ भी वही होगा 56,000, यहाँ भी वही होगा 56,000, और यहाँ भी सीयू और एयू को ही मिलेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर एजी है उसका एडमिशन तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 1 अप्रैल 2020, मतलब इस साल के एंड में। तो एंड में कैपिटल लगा है, तो इंटरेस्ट तो उसके बाद से ही मिलेगा। तो यहाँ भी 56,000 मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? सीयू का 4 लाख पे 8%, और एयू का 3 लाख पे 8%। मैंने टोटल कर दिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट पे चार्ज करना है, तो सभी पार्टनर का दिखाना है, तो मैंने टोटल में दिखा दिया। तो 4 ईयर ही 56,000 करके ही चलेगा। नए पार्टनर यहाँ पर जरूर आए हैं, लेकिन नए पार्टनर ने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द ईयर, ठीक है, इन्होंने कब एडमिशन लिया? 1 अप्रैल 2020 में इन्होंने एडमिशन लिया। इसके वजह से इस साल में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उसके बाद से मिलेगा। तो 56,000 करके हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लेस कर दिया मैंने 56,000, 56,000, 56,000 और 56,000, ठीक है।
अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या गलती है वो ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, मशीन इन्होंने 40,000 का खरीदा था 1 अक्टूबर, जिसको रेवेन्यू बोल के चार्ज किया है। मतलब गलती क्या किया है पता है, ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। ठीक है, हम यहाँ पर वर्किंग नोट 3 करके दिखाते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। जब मशीन खरीदा जाता है तो एंट्री होना चाहिए मशीन टू कैश बैंक जो भी लिखो, ठीक है। और इन्होंने गलती क्या किया, कितने का मशीन खरीदा है, 40,000। इन्होंने क्या किया है, मशीन खरीदा है लेकिन परचेज डेबिट कर दिया, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा, तो ट्रेडिंग में लिखा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इससे प्रॉफिट क्या गलत हुआ होगा, अगर हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ट्रेडिंग में टू परचेज बोल के 40,000 दिखा रहे हैं, जो कि हमें दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंसेस है। तो ट्रेडिंग में दिखाने की वजह से मेरा इंपैक्ट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 से कम दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40,000 से कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने 40,000 का खर्चा ज्यादा दिखाया है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा 40,000 से मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस साल मैंने ये मशीन खरीदा और गलती से परचेज में डेबिट किया, उस साल के प्रॉफिट को सही करने के लिए मुझे 40,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड, ये हो रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, मशीन को कैपिटलाइज्ड करेंगे। कैपिटलाइज्ड का मतलब है मशीन अकाउंट डेबिट करना, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है। कब करेंगे, कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब वो हम लोगों ने यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40,000 ऐड कर देंगे, जो भी प्रॉफिट है कितना है 2,10,000, उसमें ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद 40,000 ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज 40,000 ऐड इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि 40,000 को हम लोगों ने क्या कर दिया है, खर्चा दिखा दिया है। तो खर्चा दिखाया है रेवेन्यू खर्चा, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रेडिंग में दिखाया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो पूरा कैलकुलेशन 40,000 से कम दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने उसे क्या किया, बढ़ा दिया 40,000 से, ताकि सही ट्रीटमेंट मिले। और क्योंकि मशीन सोचा नहीं था, तो उस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया था। तो डेप्रिसिएशन नहीं दिखाने की वजह से हमारा पीएल में खर्चा डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मशीन था ही नहीं, यहाँ नहीं होगा, इस साल को होगा और इस साल को होगा। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, कैसे करके डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा, ये वर्किंग नोट 3 में। तो डेप्रिसिएशन कितना करके लगाया जाएगा, 20% पर एनम WDV मेथड। तो पहले साल, जिस साल परचेज हुआ 1 अक्टूबर 18 को परचेज हुआ, कितने का मशीन, 40,000 का, और इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन उसी साल के एंड तक 20% करके। तो 31 मार्च 19 तक यहाँ पर कितना मंथ हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मंथ के बेसिस पे लगता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20% करके। तो चेक करके देख लो, 40,000 इंटू 20%, ये करने से हमें पूरे साल भर का दिख रहा है। अब हमें लेना है 6 मंथ्स का, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 4,000। तो वैल्यू कितना बचेगा, 36,000। ठीक है, 36,000 बचा। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि और एक साल बाकी है ना, तो नेक्स्ट ईयर पूरा 20% ही लगेगा। ठीक है, तो 36,000 पे लगेगा, क्योंकि WTV मेथड बोला है। तो ये हो गया 20%, तो 7,200। ठीक है, WTV मेथड मतलब जहां पर बचे हुए वैल्यू पे डिप्रिसिएशन लगता है, और अगर SLM बोलता तो 40,000 पे ही हमें 20% लगाना पड़ता। तो डिप्रिसिएशन 4,000 और 7,200, जो कि हम लोगों ने पीएल में 2 साल चार्ज नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने मशीन को मशीन कंसीडर नहीं किया। तो खर्चा कम दिखाने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये दोनों अमाउंट लेस करना पड़ेगा, 4,000 और 7,200। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ 4,000 लेस करेंगे, लेस लिखा हुआ है, तुम लोग चाहो तो ब्रैकेट में लेस बोल के दिखा सकते हो, 7,200। ठीक है, अच्छा, ये एक एडजस्टमेंट हो गया डेप्रिसिएशन का। उसके बाद क्या गलती किया है, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक जो है 31 मार्च 2018 को ओवर वैल्यूड किया गया है 20,000 से, तो इसे सही करना पड़ेगा। तो इसका क्या कैलकुलेशन होगा वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका लॉजिकली समझो क्या इंपैक्ट आए, यहाँ पर समझते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 के थ्रू से। हम एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा टू एक्सपेंस, मतलब अलग अलग नाम नहीं दिया, 100, यहाँ पर भी मैंने लिखा टू एक्सपेंस 100। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मैंने लिखा 150। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 50।
अब मैंने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग स्टॉक 250, एक्चुअली 150 दिखाना चाहिए था, मैंने गलती से 100 ज्यादा दिखाया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन वो आ रहा है 150, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेट है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? रिलेशन है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, प्रोपोर्शनेट नहीं है, रिवर्स है, मैंने गलत लिख दिया। प्रोपोर्शनेट नहीं है, रिलेशन क्या है? रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है। चेक करते हैं रिवर्स है कि प्रोपोर्शनेट है। यहाँ से ही चेक करते हैं ना, 150 था तो 50 और 250 हुआ तो 150, नहीं प्रोपोर्शनेट ही है, ठीक है। ठीक ही लिखा था मैंने, ठीक ही लिखा था मैंने, प्रोपोर्शनेट ही है, ये देखो। इसीलिए रटने से ना याद नहीं रहता है, अगर हम लोग समझ लेंगे यहाँ से देख के तो हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट है मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक कम था तो प्रॉफिट भी कम था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है तो हमारा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हुआ होगा। तो जिस साल हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है उस साल का प्रॉफिट उतने से ओवर वैल्यूड होगा। देखो प्रॉफिट होना चाहिए 50 बट हुआ है 150, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 100 से बढ़ रखा है तो प्रॉफिट भी 100 से बढ़ गया। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट को 100 से कम करना पड़ेगा मेरे एग्जांपल के हिसाब से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उसको अप्लाई करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हमें प्रॉफिट को कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा उतने अमाउंट से। तो जिस साल हुआ है उसी साल माइनस करेंगे। तो ईयर है हम लोग का 18, 31 मार्च 18 को हम लोग, मतलब 31 मार्च 18 मतलब ये वाला हो जाएगा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने से बढ़ रखा है 20,000, तो हम लोग 20,000 से अपने प्रॉफिट को जो है कम कर देंगे, ठीक है। मैंने कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया तो यहाँ भी नहीं लगाते। अब हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग स्टॉक का जो मतलब कैलकुलेशन होगा वो 2 साल के लिए इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत दिखाया गया है, जब वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन होगा तो भी वो गलत इंपैक्ट देगा। मतलब अब देखो यहाँ पर ऐसे, ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का बन गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ 150 दिखाया और यहाँ पर मान लो कि मेरा सेल है सपोज 200, तो टू प्रॉफिट कितना आ गया, टू प्रॉफिट आ गया हम लोग का यहाँ पर 50 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, हम लोगों ने कोई परचेज नहीं किया 250, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल दिखाते हैं वही 200, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो नहीं ये 200 दिखाएंगे तो फिर यहाँ लॉस आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 300 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 150, इसको भी मैंने 300 कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट हम लोग का 50, ठीक है। तो देखो मेरा जहां पर ओपनिंग स्टॉक, मैंने सेल सेम रखा है, ठीक है। मेरा ओपनिंग स्टॉक 150 होने पे प्रॉफिट मेरा 150 है, और मेरा अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने पे प्रॉफिट कम हो रहा है। मतलब रिलेशन जो है किसका, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का, वो है रिवर्स, ठीक है, वो है रिवर्स। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखा दिया। तो अगर गलती से भी हम लोग अपना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाते हैं तो मेरा प्रॉफिट उस साल कम हो जाएगा। तो अगर मैंने मेरे क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया, जब वो ब्रॉट डाउन होके आया होगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ तभी तो आज कर रहे हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन, तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट ईयर में कम दिख रहा होगा। तो मुझे नेक्स्ट ईयर में 20,000 जो मेरा यहाँ पर डेटा गिवन था उससे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाने की वजह से जिस साल मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा है उस साल का प्रॉफिट मेरा क्या हो गया होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब 18-19 में 20,000 से मेरा प्रॉफिट जो है कम दिख रहा होगा, तो मुझे 20,000 से मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी होगा ही होगा नेक्स्ट ईयर को। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओवर वैल्यूएशन जब क्लोजिंग स्टॉक का है तो नेक्स्ट ईयर वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा। और ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन ये है कि ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कमेगा, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए
यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे ऐड करके, ठीक है, क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को सही करने के लिए हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या गलती हुआ है, बोल रहा है कि आग लगने के वजह से 16-17 में 10,000 रुपए का लॉस हुआ, जिसको हम लोगों ने ट्रेडिंग में नहीं दिखाया बट पीएल में दिखाया। एक्चुअली जब फायर ऑकर होकर कोई लॉस होता है तो हम लोग उसका दो जगह पे ट्रीटमेंट दिखाते हैं। एक तो हम लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ताकि देखो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टॉक परचेस किया होगा तो उसका कॉस्ट तो यहाँ इनकर्ड है, तो वो स्टॉक क्या हो सकता है, जो स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया है या फिर हमारे पास एज ए ओपनिंग स्टॉक के तौर पे था, वो स्टॉक या तो हम लोग सेल करते हैं और जो नहीं बिकता है वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। लेकिन इसमें से जो स्टॉक मेरा जल गया, ठीक है, जो स्टॉक मेरा जल गया वो या तो मेरा ओपनिंग स्टॉक का पोर्शन रहा होगा या तो परचेज का, लेकिन जो जल गया ना तो मैंने उसे बेचा ना तो वो मेरे पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे वो दिखाना पड़ेगा बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नहीं तो मेरा अकाउंट टैली नहीं होगा। जैसे हम एक सिंपल कैलकुलेशन से बोल सकते हैं, मेरे पास मान लो ओपनिंग स्टॉक में मेरा मान लो जो है बुक का स्टोर है, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 5 बुक्स थे, ठीक है, और मैंने परचेस किया था 10 बुक्स, ठीक है, तो मेरे पास टोटल 15 बुक्स था, ठीक है। अच्छा, उसमें से मैंने मान लो 5 बुक सेल किया, ठीक है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 10 बुक होना चाहिए, लेकिन मेरा 2 बुक जल गया, मेरा 2 बुक जल गया तो हम क्लोजिंग स्टॉक में 8 बुक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में 8 बुक्स दिखा रहे, 2 बुक्स जल गया, 5 मैंने सेल कर दिया, तो 2 बुक्स को मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा ना, तब तो इधर 15 और इधर 15 होगा लॉजिकली। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है वो हमें दिखाना चाहिए, और अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस कर रखा है तो उससे हमें जो भी रिकवरी होगा वो हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं। देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हमें क्लेम दिया होता, अगर हम लोग इंश्योरेंस कर रखते तो जितना पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला लॉस, ठीक है, टू लॉस ऑन फायर, ठीक है, टू लॉस ऑन फायर मतलब ऐसे होगा, जैसे मान लो 100 रुपए का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 80 रुपीज दिया तो 20 का लॉस हो जाएगा, ये पीएल में चला जाएगा। ये जो लॉस ऑन फायर है ये ट्रेडिंग में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, वो हम लोगों ने पीएल में दिखाया। अब अगर पूरा पीएल में इसीलिए दिखाया होगा, इनका कोई इंश्योरेंस अगर नहीं किया हुआ है तो 100 रुपए का 100 रुपए ही लॉस हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा भी नहीं मिलेगा, तो पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस है ये पीएल में दिखा दिया सही से, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं दिखाया। अब ट्रेडिंग में नहीं दिखाने की वजह से क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, मैंने लॉस रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो है गलत दिख रहा होगा, ठीक है, तो मुझे उसे सही करना पड़ेगा। तो कौन से ईयर में हुआ है, 16-17, तो मुझे उसका इंपैक्ट 16-17 में दिखाना पड़ेगा। तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर लिख के दिखाते, देखो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर, बट क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए। तो देखो, मैंने क्योंकि मेरा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट नहीं दिखाया, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर टू परचेज बोल के हम अब रुपीस में दिखाएंगे, 100 रुपीस का स्टॉक था, ठीक है, उसमें से मैंने, मेरे पास 10 पेन थे 10 रुपए करके, ठीक है, उसमें से मैंने 2 पेन बेच दिया 12 रुपए करके, कितना हो गया 24। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है 8 पेन और उसका वैल्यू हो जाएगा 10 रुपीज करके 80, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, अगर हम वो नहीं दिखाते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है, देखो अगर हम ये गलती करते हैं कि मेरे 10 पेन में मैंने बोला 2 सेल हो गया, ठीक है, 8 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में है और 2 मेरा जल गया है, आग लग के जल के बर्बाद हो गया 2 पेन का स्टॉक, ठीक है, तो अगर हम वो नहीं दिखाते, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखेगा 104, और यहाँ पर देखो ये 104, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 4 रुपीज दिखेगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 4 रुपीज दिखेगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, ये मैंने कितना क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, 8 क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपीज करके 80, और सेल किया है मैंने एक एक पेन 12 रुपए करके 2 पेन, तो 24 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा 4 रुपीज। हाँ ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 4 रुपीज आया। अच्छा, तो वैसे भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4 रुपीज ही हो रहा है। और अगर हम मेरा स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है वो दिखाते हैं, मेरा 2 पेन सेल हुआ, नहीं यहाँ पर गलत हो गया, अगर मेरा 2 आग लग के जल गया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 6 होगा। हाँ, तभी ना मेरा आंसर समझ में आएगा तुम लोग को कि गलती कहाँ हो रहा है। देखो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 स्टॉक जल गए तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक सही सलामत वाला 6 है, ठीक है, तो 6 इंटू 10 60 हो गया। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर नहीं दिखाते
हैं और हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, इधर 84 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, हम मेरा लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, GL ग्रॉस लॉस कितना रिकॉर्ड कर लेंगे, 6 रुपीज, जबकि मेरा कुछ लॉस हुआ ही नहीं है, सेल करके तो मेरा 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता चल रहा है, हम लोगों ने 2 पेन बेचा 12 रुपए करके, 10 रुपए में खरीदा था, तो हम लोग का 4 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर नहीं दिखाया, नहीं दिखा पाए, बिकॉज हम लोगों ने जो है गलती क्या किया है, अपना स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो हुआ है उससे रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा या लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम लॉस जो मेरे फायर ऑकर होने की वजह से हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम रिकॉर्ड कर देते, तो मैंने 10 पेन 10 रुपए करके खरीदे और 2 पेन 12 रुपए करके बेच दिया 24 रुपए, तो प्रॉफिट मेरा कितना 4 रुपया हो जाएगा। तो ये 104, इधर भी 104 होना चाहिए। वो कैसे होगा, मेरा बचा हुआ 6 स्टॉक 10 रुपए वाला 60 और जो 2 स्टॉक जल गया वो भी 10 रुपए वाला था 20। अब देखो ये टोटल करने पे कितना हो जाता है 104। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 4 रुपीज निकल के आएगा। सही तभी निकल के आएगा जब हम अपना सारे स्टॉक का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, जो बिक गया, जो क्लोजिंग स्टॉक पे है, जो आग लग के जल गया। अगर नहीं करते हैं तो मेरा लॉस दिख सकता है या प्रॉफिट कम दिख सकता है। मेरे को एग्जांपल के हिसाब से लॉस दिखना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब हम ये चीज इसीलिए बता रहे कि 10,000 को क्या करें, ऐड या लेस, कुछ तो एक करना होता है, लेकिन क्या रट लोगे नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 को ऐड करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना लॉस रिकॉर्ड नहीं किया था स्टॉक का, इस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है कम दिख रहा था। तो लॉस बाय फायर वाला हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10,000 हम लोगों ने ऐड कर दिया। और देखो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। और एक बोला है कि डेटर जो है बैड डेट, हाँ ये वाला डेटर 31 मार्च 2020 इंक्लूड बैड डेट 5,800, तो ये पीछे लिखना पड़ेगा, यहाँ तो जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, डेटर वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है। डेटर का क्या बोला है, डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूड बैड डेट 5,800, तो 5,800 का बैड डेट है, वो चार्ज नहीं हुआ है तो उसे लेस करना पड़ेगा, जिस साल में हुआ है उस साल। तो ईयर कौन सा है 31 मार्च 20, तो 16 17 17 18 18 19 19 20 में हम लोग 5,800 को लेस करके दिखाएंगे। लेस करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अब हम लोग का निकल के आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट तो कितना कितना आ रहा है, अगर कैलकुलेट किए हो तो एक बार बता दो कितना आ रहा है, नहीं तो हम करके बता रहे कितना आ जाएगा। यहाँ पर 2,10,000, ठीक है, माइनस हो जाएगा 24 और 56। अच्छा, इसके बाद 10,000 ऐड हो जाएगा, मतलब 1,40,000, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का 1,40,000। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो 2,60,000 24,000 लेस होगा, ये वाला 24,000, फिर ऐड होगा 56,000, फिर यहाँ पर लेस हो रहा है 20,000, बस इतना ही 2,70,000। तो ये गलत हो गया, 72 कैसे आएगा, 2,60,000 माइनस 24 और 56, 70,000, 80,000, मतलब और भी 10,000 और यहाँ पर 20,000, 160 आ रहा है, ठीक है, तब गलत कैलकुलेशन हो गया था, 1,60,000 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 210 30 और 56, 30 और 56 जो है ये भी लेस होगा, 40 ऐड होगा, लेस 4,000 होगा, मतलब 36 ऐड होगा, 36 और 20 मतलब 56 ऐड होगा, तो ये आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। और ये वाला 3,05,000 माइनस 36,000 माइनस 56,000। अच्छा, और यहाँ पर ये 7,200 लेस होगा और वो बैड डेट 5,800, तो ये निकल के आ रहा है 2 लाख, ठीक है। ये आ गया हम लोग का
एडजस्टेड प्रॉफिट, तो एडजस्ट इसीलिए किया जाता है, ठीक है। हमें वेटेड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, क्वेश्चन में वेट दे दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसके नीचे लिखो वेटेड प्रॉफिट, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,40,000 इंटू 1, 1,40,000, 16 इंटू 2, 3,20,000, ठीक है। 180 इंटू 3, 3,60,000, सॉरी 5,40,000, 5,40,000, और 2 लाख इंटू 4, 8 लाख, ठीक है। ये 8 लाख हो गया, ये हम लोग का बन गया वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा, ये सारे प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय वेट हो जाएगा, ये सारे प्रॉफिट का टोटल। तो 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 8 लाख, 18 लाख, ये सबका टोटल। और वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 2 5 और 5 और 1 6 4, 3 4 5 6 4 10, 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1,80,000, ठीक है। ये निकल के आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया, तो गुडविल कितना निकल के आएगा, गुडविल हम लोग को वेटेड एवरेज ऑफ 4 इयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें 3 गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें 3 गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर 3, ठीक है। इंटू 3 कर दो, 18 इंटू 3 54 होता है, तो 5,40,000, 5,40,000। हाँ 5,40,000। तो क्वेश्चन को यहाँ तक ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पार्टनरशिप का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आगे और भी डील होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो भी लास्ट क्लास से लेके आज तक सीखा था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन किया, जहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट को रेक्टिफाई भी किया, और यहाँ पर ये वाला भी अप्लाई किया। तो ये रेक्टिफिकेशन पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स तो कर ही लोगे, रेक्टिफिकेशन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कैसे रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज कवर है, ये तुम लोग जरूर अच्छे से देखो, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास कंप्लीट है।